हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके इनकम टैक्स की क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें हम आपके सभी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो आपका सेकंड चैप्टर है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इस चैप्टर से आपको एग्जाम में हर बार लगभग 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपके लिए इनकम टैक्स कंसेप्ट बूस्टर सीरीज भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके सभी चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं अलोंग विद एग्जांपल्स। तो अभी तक अगर आपने मेरी कंसेप्ट के रिवीजन वीडियोस नहीं देखी है, तो मैंने ऑलरेडी पहले 3 चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिए। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, आपके सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक का रिवीजन वीडियो है, वो इस चैप्टर के कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद ही देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए और कॉन्फिडेंस भी आपको ज्यादा मिले। ठीक है सर। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक रिवीजन है, वो यहाँ पे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। बिकॉज जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेंगे उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए जो आपका आज का लेक्चर है, जो पार्ट नंबर 1 रहेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। और इस तरीके से हम आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है सर। अब सबसे पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक रिवीजन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में से आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन जो ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। आपको ये दिया जाएगा कि ये इंडिविजुअल इस दिन इंडिया में आया, इस दिन इंडिया के बाहर गया, या फिर उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया दिया जाएगा, करंट प्रीवियस ईयर का, पिछले कुछ साल का, और उसके बेस पे आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको उस इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस तो दिया होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ इनकम की डिटेल्स भी आपको दी जाती है, और आपको ये पूछा जाता है कि आप उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम निकालिए बेस्ड ऑन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। कि अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो फिर उस केस में उसकी टोटल इनकम क्या रहेगी। अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसकी टोटल इनकम क्या रहेगी। और अगर वो नॉन रेसिडेंट है, तो फिर उस केस में इंडिया में उसकी टोटल इनकम क्या रहेगी, ये आपको निकालना होगा। और तीसरा किस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन या इनकम की डिटेल्स दी जाती है, और आपको सिर्फ उसकी टैक्सेबिलिटी बतानी है, यानी उस ट्रांजेक्शन में से आपने जो इनकम कमाई, क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं, वो सिर्फ आपको बताना है। और अगर टैक्सेबल है तो किस प्रोविजन की वजह से टैक्सेबल है, वो रिलेवेंट प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम याद रखनी है, या क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको मदद करेगी, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है, तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोविजन आप पहले अप्लाई करेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे सर? ऑब्वियसली हम सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। अगर उस इंडिविजुअल ने दोनों में से एटलीस्ट एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो वो इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर उसने दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो वो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन जब आप ये दोनों बेसिक कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये भी देखना होगा, जो मैंने आपको सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए 3 एक्सेप्शंस बताए थे, क्या उनमें से कोई एक्सेप्शन यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है, वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा है, तभी आप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के रेसिडेंट बनेंगे। अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। बिकॉज उन 3 केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगा ही नहीं। तो कौन से 3 केसेस हमने पढ़े थे? पहला केस था आपका कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। या फिर दूसरा एक्सेप्शन था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई बिजनेस या प्रोफेशन या फिर अपना कोई जॉब करने के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है। या फिर तीसरा एक्सेप्शन क्या था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहा है, हु इज एक्चुअली सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, एंड करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उसकी टोटल इनकम है, यानी इंडियन इनकम जो है, वो अगर 15 लाख तक है, तो फिर उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। इन 3 केसेस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। यानी अगर आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया, तभी आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लो उन 3 में से कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, या फिर जो आपका थर्ड एक्सेप्शन था, जिसमें इंडिया में से जो आपकी टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल किया जाएगा। और उसमें आपको मालूम ये होगा कि करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है, वो 60 डेज की जगह 120 डेज दिया जाता था उस केस में। अगर आपको ये मालूम नहीं है, तो फिर आप प्लीज मेरा कंसेप्ट का रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यानी अगर उन 3 में से कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो फिर उस केस में आपकी दोनों बेसिक कंडीशंस लगेगी, और दोनों में से एटलीस्ट एक भी बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली, तो आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर दोनों बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिर आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। इसके अलावा अगर किसी इंडिविजुअल ने एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली,
तो फिर वो 6(1) के हिसाब से रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन उसके बाद आपको ये भी देखना होगा ना कि वो इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सर वो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आपको सेक्शन 6(6) में दो एडिशनल कंडीशंस दी गई थी। अगर आपने वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो फिर आप बन जाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट यानी आर एंड आर। अदरवाइज आप बन जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी आर बट एन आर। तो कौन सी दो एडिशनल कंडीशंस आपको दी गई थी अंडर सेक्शन 6(6)? तो पहला एडिशनल कंडीशन था कि पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल के लिए आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। एंड दूसरा एडिशनल कंडीशन था कि पिछले 7 साल में जो आपका इंडिया में स्टे है वो 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों एडिशनल कंडीशन आपने सेटिस्फाई की तो आप आर एन ओ आर बन जाएंगे, अदरवाइज आप आर बट एन ओ आर बन जाएंगे। ठीक है सर। अब अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल सेक्शन 6(1) में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो आइडियली वो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, यानी वो सेक्शन 6(1) के हिसाब से इंडिया का रेसिडेंट नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद आपको एक बार के लिए डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन जो सेक्शन 6(1)(a) में दिया गया वो भी चेक करना होगा कि कहीं वो इंडिविजुअल इंडिया के लिए डीम्ड रेसिडेंट तो नहीं बन रहा ना, एज पर सेक्शन 6(1)(a। तो अगर आपने सेक्शन 6(1)(a) में दी गई सारी कंडीशन सेटिस्फाई की तो आप इंडिया के लिए डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे, और जो डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है वो बाय डिफॉल्ट इंडिया के लिए आर बट एन आर माना जाएगा। तो कौन सी कंडीशंस आपको दी गई है अंडर सेक्शन 6(1) फॉर बिकमिंग डीम्ड रेसिडेंट? कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसने सेक्शन 6(1) में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, लेकिन इंडिया में से जो उसकी टोटल इनकम है यानी इंडियन इनकम, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ दीजिए, सिर्फ इंडियन इनकम ले लीजिए। अगर उसकी जो इंडियन इनकम है करंट प्रीवियस ईयर में वो अगर 15 लाख से ज्यादा है और दूसरी कोई भी कंट्री में उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल, तो फिर उस केस में उसे इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा और उसे आर बट एन आर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है सर। लेकिन अगर आप सेक्शन 6(1) में दी गई डीम्ड रेसिडेंट की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो फाइनली आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने क्या दिया, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, यानी फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ दीजिए, सिर्फ इंडिया में से आपकी टोटल इनकम कितनी है वो निकालिए, यानी टोटल इंडियन इनकम आपको चाहिए। सर ये कहां पे निकालना है हमें? जो मैंने अभी आपको डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट बताया एंड जो सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो थर्ड एक्सेप्शन था, उन दोनों प्रोविजन के लिए आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। तो उसमें ऑब्वियसली जो इंडियन इनकम है वो तो आ जाएगी, लेकिन उसमें आपको एक फॉरेन सोर्स की इनकम भी इंक्लूड करनी होगी। कौन सी? अगर आपने कोई इनकम कमाई है फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया, यानी अगर इंडिया के बाहर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस अगर आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वो प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था, तो फिर उस केस में वो इनकम भले ही इंडिया के बाहर अक्रू हुई है एंड अगर रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है तो वो फॉरेन इनकम है, लेकिन वो फॉरेन सोर्स की इनकम भी आपको यहाँ पे टोटल इनकम में इंक्लूड करना होगा जो आप टोटल इंडियन इनकम निकाल रहे हैं उसमें। लेकिन सर वो तो फॉरेन इनकम है, फिर भी इंक्लूड करेंगे? हाँ, बिकॉज वो बिजनेस आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वो प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था, इसलिए वो फॉरेन सोर्स की इनकम को भी आपको इंडिया की टोटल इनकम में इंक्लूड करना होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है ये सिर्फ और सिर्फ आप डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन एंड जो सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो थर्ड एक्सेप्शन था उन प्रोविजन को चेक करने के लिए आप इस टोटल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पर्सन के लिए उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है, वो हमने ऑलरेडी कंसेप्ट के रिवीजन वीडियो में देख लिया है। ठीक है, ठीक है सर। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि अगर कोई फॉरेन इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है तो फिर उस फॉरेन कंट्री में अगर आपका कोई लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो भी आप इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। जैसे कि आपको ये मालूम है कि इंडियन इनकम तो सबके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है, तो इंडिया में अगर आपके कोई लॉसेज या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो तो ऑब्वियसली आप इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे फॉरेन में अगर आपका कोई लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसे सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उसके हाथ में तो पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, यानी इंडियन इनकम के साथ सारी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो अगर उसका कोई फॉरेन कंट्री में कोई लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है यानी आर बट एन आर है, तो उसके हाथ में इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल की जाती है, लेकिन फॉरेन की एक ही इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाती है और वो है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया। तो उसी फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन में आपका कोई लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वही आप इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, और कोई भी फॉरेन कंट्री के लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। और अगर नॉन रेसिडेंट की बात करें तो नॉन रेसिडेंट के लिए कोई भी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाती, तो उसे कोई भी फॉरेन कंट्री के लॉसेज या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, जो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन का रिवीजन। तो चलिए अब हम एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर के वो यहाँ पे हम डिटेल में रिवाइज करने वाले।
हाँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्किप किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेंगे अगर आपने कंसेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ रखे और रिवाइज कर रखे, तो वो क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे, उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक यूज किया है जिसका नाम है कंपाइलर, अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो मैंने इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने अपने कंसेप्ट नोट्स एंड कंपाइलर का पीडीएफ वहां पे शेयर किया हुआ है, आपको वहां पे उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया, मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप विच इज एंगेज्ड इन कैरेज ऑफ पैसेंजर इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 6 जून 2024। यानी वो एक इंडियन सिटीजन है और साथ ही साथ किसी इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, और वो शिप जो है वो करंट प्रीवियस ईयर में 6 जून 2024 को चेन्नई पोर्ट से निकल रही है। यानी एक प्रकार से वो एक इंडियन सिटीजन है जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। यही हुआ ना? यस सर। इसके बाद क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2024 डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एंड ही स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इज 400 डेज। इसके अलावा दो और डेट्स आपको दी गई है। पहला क्या दिया गया है, डेट एंटर्ड इनटू द सीडीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद। जिस दिन आपने सीडीसी में एंटर करके शिप को ज्वाइन किया वो डेट है 6 जून 2024। ठीक है सर। इसके बाद दूसरी डेट क्या दी है, डेट एंटर्ड इनटू द सीडीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बाय मिस्टर आनंद। जिस दिन आपने शिप को साइन ऑफ करके वापस आ रहे वो डेट है आपकी 9 दिसंबर 2024। अब इन डिटेल्स के बेस पे आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ठीक है सर। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या किया जाता है सर, सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन बिकॉज यहाँ पे आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन का पहला एक्सेप्शन यहाँ पे लग रहा है, कौन सा, अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी पहला बेसिक कंडीशन ही लगेगा कि करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो किसी फॉरेन बाउंड शिप का क्रू मेंबर है, जब उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकालेंगे तो उसका कुछ पीरियड इंडिया के बाहर माना जाएगा। अब फॉरेन बाउंड शिप का मतलब क्या है कि अगर कोई शिप जो इंडिया के किसी पोर्ट से निकली है और जिसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, या फिर वाइस वर्सा इंडिया के बाहर से किसी पोर्ट से निकली थी और जिसका डेस्टिनेशन इंडियन पोर्ट है, अब यहाँ पे कौन सा पीरियड इंडिया के बाहर माना जाएगा, तो जिस दिन आपने सीडीसी में एंटर करके उस शिप को ज्वाइन किया उस दिन से लेके जिस दिन आप उस शिप को वापस से साइन ऑफ करके आएंगे उस दिन तक का जितना पीरियड है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा, वो स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। यानी जिस दिन आपने उस शिप को ज्वाइन किया वो दिन एंड जिस दिन वापस से उस शिप को साइन ऑफ करके आ रहे हैं वो दोनों दिन और उसके बीच का जितना पीरियड है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा। अब यहाँ पे उसने शिप को ज्वाइन किया 6 जून 2024 और 9 दिसंबर को वापस से वो शिप को साइन ऑफ करके आ रहा है, यानी 6 जून 2024 से लेकर 9 दिसंबर 2024 तक का जितना पीरियड है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा, स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। यानी जब आप अपना पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकालेंगे तो उसमें से आपको इतना पीरियड एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है सर। तो अब करंट प्रीवियस ईयर में आपका कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा वो कैसे निकालेंगे, तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज है फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 दैट इज 365 डेज, उसमें से माइनस कर दीजिए आपका 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक का जितना पीरियड है वो उसमें से निकाल दीजिए, वो है आपका 187 डेज। तो वो उसमें से माइनस कर दीजिए, बचेगा आपका 178 डेज। यानी करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में आपका सिर्फ 178 डेज के लिए इंडिया में स्टे है जो 182 डेज से कम है। तो यानी आप पहला बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप करंट प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या दिया, मिस्टर डेविड अन इंडियन सिटीजन जिसकी एज है 40 ईयर हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2024 ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। यानी वो करंट प्रीवियस ईयर के पहले 31 मार्च 24 को ही इंडिया छोड़ के जा चुका है बिकॉज उसका इंडिया के बाहर कनाडा में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया, he did not visit India any time during the previous year 24-25। यानी करंट प्रीवियस ईयर में वो एक भी दिन के लिए इंडिया में नहीं आया, तो फिर सर उस केस में तो वो सेक्शन 61 में दी गई दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यस, बिकॉज करंट प्रीवियस ईयर में उसका एक भी दिन के लिए इंडिया में स्टे नहीं है, तो फिर उस केस में वो करंट प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया, ही हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। उसने जो इनकम कमाई है करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में उसकी डिटेल्स दी गई है। पहली इनकम दी है आपको सैलरी इनकम दैट इज ऑलरेडी कंप्यूटेड जो है 5 लाख। दूसरा इनकम दिया है फॉरेन अलाउंसेस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी अबाउट। ठीक है सर, वो है 4 लाख। तीसरी इनकम दी है आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया, यानी इंडियन बैंक में आपने एफडी कराई है उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है दैट इज 1 लाख। फोर्थ इनकम दी है आपको इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, यानी नेपाल में एग्रीकल्चर लैंड में से इनकम कमाई है जो है 2 लाख।
और फिफ्थ इनकम आपको दी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल। नेपाल में हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से आपने इनकम कमाई है, दैट इज 2,50,000। ठीक है, आपको उसकी ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब जब भी किसी पर्सन की ग्रोस टोटल इनकम या टोटल इनकम आपको निकालनी है तो उसके पहले आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। अब यहाँ पे हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑलरेडी निकाल दिया था, बिकॉज मिस्टर डेविड का करंट प्रीवियस ईयर में एक भी दिन के लिए इंडिया में स्टे नहीं है, तो फिर वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो वो आपको लिखना होगा सेक्शन 61 के हिसाब से वो दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, बिकॉज ही वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर 24-25, सो ही विल बिकम नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है सर। इसके बाद आपको ये भी लिखना होगा कि अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट बन गया तो उसके हाथ में इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाएगी, या फिर अगर वो RNOR है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो फिर उसके हाथ में इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाएगी, या फिर अगर वो आर बट NOR है तो फिर उसके हाथ में कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। जैसे अगर मान लो कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसके हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है, वो आपको लिखना होगा। लेकिन अगर वो आर बट NOR है तो फिर उसके हाथ में इंडियन इनकम प्लस फॉरेन की एक इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो फिर उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, फॉरेन की कोई भी इनकम नॉन रेसिडेंट पर्सन के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ये आपको लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम जैसा वर्ड यूज नहीं करना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए वर्ड यूज किया है। आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होगा कि इंडियन इनकम का मतलब क्या है। इंडियन इनकम का मतलब क्या है कि अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू या अराइज हुई है जिसका सोर्स इंडिया में, वो तो इंडियन इनकम है। इसके अलावा अगर कोई इनकम विच इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, जो आपको सेक्शन 91 में दी गई है, वो भी इंडियन इनकम है। इसके अलावा इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी इंडियन इनकम है। यानी अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है लेकिन वो रिसीव पहली बार सीधा इंडिया में हो रही है तो वो भी इंडियन इनकम है। या फिर अगर कोई इनकम विच इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो सेक्शन 7 में आपको दी गई है, वो भी इंडियन इनकम है। यानी यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल है। ठीक है सर। अब हम निकालेंगे उसकी टोटल इनकम या ग्रोस टोटल इनकम। एग्जाम में आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रोस टोटल इनकम पूछा है या टोटल इनकम पूछा है। अगर आपको सिर्फ GTI पूछा है तो आपको चैप्टर 6 में अगर कोई डिडक्शन मिल रहे हैं तो वो माइनस नहीं करने, लेकिन अगर आपको टोटल इनकम पूछा गया तो फिर आपको GTI में से चैप्टर 6 का डिडक्शन माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो आपकी टोटल इनकम रहेगी। ठीक है। अब जब आप ग्रोस टोटल इनकम या टोटल इनकम निकाल रहे हैं तो उसमें आपको हर एक इनकम के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। उसमें आपको बताना होगा कि अगर कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल है तो वो किस प्रोविजन की वजह से टैक्सेबल है। अगर कोई इनकम किसी पर्सन के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं है या एग्जेम्प्ट है तो वो किस प्रोविजन की वजह से एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल नहीं है, वो रिलेवेंट प्रोविजन या कॉन्सेप्ट आपको लिखना होगा। ठीक है सर। तो अब हम निकालेंगे इस पर्सन की ग्रोस टोटल इनकम। अब यहाँ पे मिस्टर डेविड जो है वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, तो उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, सैलरी इनकम। क्या ये सैलरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? आंसर इज यस। लेकिन सर इनका तो 31 मार्च 24 यानी करंट प्रीवियस ईयर से पहले ही इंडिया के बाहर कनाडा में हाई कमीशन में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो करंट प्रीवियस ईयर में तो इन्होंने पूरे साल के लिए इंडिया के बाहर सर्विस दिया होगा, फिर भी ये सैलरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। आंसर इज यस। बिकॉज मैंने आपको 913 में ये पढ़ाया था कि अगर किसी इंडियन सिटीजन को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी पे कर रही है फॉर व्हाट, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो भले ही वो सर्विस आपने इंडिया के बाहर प्रोवाइड की है लेकिन वो सैलरी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, इसलिए वो सैलरी इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी और वो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो मिस्टर डेविड को यहाँ पे जो सैलरी मिली है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से मिली है, इसलिए वो सैलरी इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी और वो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, दैट इज 5 लाख, और वो सैलरी इनकम ऑलरेडी कंप्यूटेड है। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फॉरेन में अलाउंसेस भी आपको दिए गए, वो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ही आपको पे की है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो भी इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी एज पर सेक्शन 913। लेकिन आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि इन ऑफिसर्स को जो अलाउंसेस या परक्विजिट दिए जाते हैं आउटसाइड इंडिया फॉर देयर सर्विसेज, वो उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(7). तो सेक्शन 10 क्लॉज 7 में उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा और वो अलाउंसेस उनके लिए एग्जेम्प्ट रहेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आप लिख दीजिए कि जो सैलरी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे की है टू इंडियन सिटीजन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी एज पर सेक्शन 913, तो वो यहाँ पे मिस्टर डेविड के लिए टैक्सेबल की जाएगी भले ही वो नॉन रेसिडेंट है, बिकॉज वो इंडियन इनकम है। और इसके अलावा जो अलाउंसेस या परक्विजिट दिए जाते हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वो उसके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10(7). तो यहाँ पे मिस्टर डेविड को जो फॉरेन अलाउंस मिला है 4 लाख का, वो उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(7). ठीक है सर। तो यहाँ पे सैलरी टैक्सेबल की गई लेकिन फॉरेन अलाउंस आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है।
इसके बाद क्या दिया गया था, इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया, यानी इंडियन बैंक में आपने एफडी कराई है और उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है 1 लाख की। तो बिकॉज ये इंडियन बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है तो इसका सोर्स इंडिया में है, यानी ये इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, इसलिए ये इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद दिया है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, यानी नेपाल में कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से आपने इनकम कमाई है तो इसका सोर्स इंडिया के बाहर है, तो यानी ये इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है, तो ये नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, यानी नेपाल में हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से आपने कुछ इनकम कमाई है तो ये भी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये दोनों फॉरेन इनकम मिस्टर डेविड के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, बिकॉज मिस्टर डेविड इंडिया के लिए एक नॉन रेजिडेंट है फॉर करंट प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ डेविड अज्यूमिंग दैट द सेम वेर रिसीव्ड इन नेपाल। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि इनकम तो इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है और फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाती। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही इनकम है जो आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, एक तो आपकी सैलरी की इनकम दैट इज 5 लाख एंड दूसरी आपकी एफडी इंटरेस्ट की इनकम जो आपको इंडियन बैंक से मिली है दैट इज 1 लाख। ये दो ही इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, तो आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी 6 लाख। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है सर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक स्टेटमेंट दिया है, आपको ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक इनकम का एडजस्टमेंट दिया है और उसे समझने के लिए पहले आपको ये स्टेटमेंट समझना होगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या दिया, एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया, इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज टू बी टैक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस। अब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को इनकम हो रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो वो इनकम उस नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि उस नॉन रेजिडेंट पर्सन का इंडिया में प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो या ना हो, या फिर उस नॉन रेजिडेंट पर्सन का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, या फिर उस नॉन रेजिडेंट पर्सन का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर उस नॉन रेजिडेंट पर्सन ने जो सर्विस है वो इंडिया में प्रोवाइड की है या इंडिया के बाहर प्रोवाइड की है, उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज रिलेवेंट है कि आपने सामने वाले पर्सन को जो लोन दिया या फिर जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है, सामने वाले पर्सन ने वो लोन का अमाउंट या फिर वो जो सर्विस है वो कहाँ पे यूज की है। अगर सामने वाले पर्सन ने वो जो लोन का अमाउंट है या फिर वो जो सर्विस है अगर इंडिया में यूज की है, तो फिर वो जो आपको इंटरेस्ट रॉयल्टी या एफटीएस पे करेगा वो उस नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने हमारी गवर्नमेंट को लोन दिया या फिर हमारी गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड की, तो हमारी गवर्नमेंट ने वो जो लोन का अमाउंट है या फिर वो जो सर्विस है वो इंडिया में यूज करे या इंडिया के बाहर यूज करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट जो उसे इंटरेस्ट रॉयल्टी या एफटीएस पे करेंगे वो उस नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। हाँ, बाकी के केस में आपको ये देखना होगा कि सामने वाले पर्सन ने वो जो लोन का अमाउंट है या फिर वो जो सर्विसेज है वो अगर इंडिया में यूटिलाइज की है, तो फिर वो जो इंटरेस्ट रॉयल्टी या एफटीएस पे करेगा वो उस नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर आपको ये इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की टैक्सेबिलिटी नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी अपने कंसेप्ट के रिवीजन वीडियो में सेक्शन 915, 6 एंड 7 को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है अलोंग विद एग्जांपल, तो आप वहां पे जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज जो आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम के कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको किसी पर्सन के अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे उसकी टोटल इनकम निकालनी होती है, उस कंसेप्ट के बेस पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो फिर इसके जैसे जितने भी सिमिलर और क्वेश्चन है छोटे छोटे, उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे इनकम के एडजस्टमेंट इसी क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेक्शन 5 मैंने आपको पढ़ाया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें किस पर्सन के लिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस, वो हम यहाँ पे वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उसके हाथ में तो पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उसके हाथ में इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन फॉरेन की एक इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाती थी। कौन सी फॉरेन इनकम? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल इन इंडिया और प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया। इंडिया के बाहर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस अगर इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर वो प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था, तो फिर वो फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम आर बट इनवार के लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। इसके अलावा अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो उसके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, फॉरेन की कोई भी इनकम नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंप्यूट द टोटल इनकम इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल जिसकी एज है 35 ईयर्स, बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
या फिर अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर वो अगर नॉन रेसिडेंट है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, assuming that he has exercised the option of shifting out the default tax regime under section 115 BSE, यानी उसने 115 BSE में से ऑप्ट आउट किया, आपको नॉर्मल टैक्स regime में उसकी टोटल इनकम निकालनी है तीन तरीके से, कि अगर वो RNOR है, या फिर वो R बट NOR है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट है इंडिया के लिए फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तीन तरीके से आपको उसकी टोटल इनकम निकालनी है। सबसे पहले कौन सी इनकम दी है? इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, यानी यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट मिला है, तो फॉरेन कैपिटल असेट पे इंटरेस्ट मिला है, तो ये इंटरेस्ट इनकम आपकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है। अब रिसीव कहां पे हो रही है? 50% इंटरेस्ट आपको इंडिया में मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी और ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो 5000 की इनकम आपकी इंडियन इनकम है और बाकी का 50% इंटरेस्ट इंडिया के बाहर रिसीव हो रहा है और अक्रू भी इंडिया के बाहर हुआ है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है। तो जो इंडियन इनकम है 5000, वो तो सबके लिए टैक्सेबल है, RNOR, R बट NOR एंड नॉन रेसिडेंट। और बाकी की 5000 की जो फॉरेन इनकम है वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? वो RNOR के लिए तो टैक्सेबल होगी, लेकिन क्या R बट NOR के लिए टैक्सेबल की जाएगी? नहीं सर। और नॉन रेसिडेंट के लिए कोई फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो RNOR के लिए पूरा 10,000 का इंटरेस्ट टैक्सेबल किया जाएगा एंड R बट NOR एंड नॉन रेसिडेंट के लिए 5000 इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, यानी सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई एंड 50% ऑफ सच इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, यानी आप बिजनेस कर रहे हैं चेन्नई में, यानी इंडिया में कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं तो वो बिजनेस इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, और अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू हुई है तो वो आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी रिसीव हो, इंडिया में रिसीव हो या इंडिया के बाहर रिसीव हो, वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे पूरी 20,000 की जो इनकम है वो इंडियन इनकम मानी जाएगी और ये सबके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे RNOR, R बट NOR एंड नॉन रेसिडेंट के लिए 20,000 की जो बिजनेस इनकम है वो टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, यानी किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स आपने बेचे हैं और उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो अगर किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे तो ये इंडिया की कैपिटल असेट है, तो अगर कोई कैपिटल असेट इंडिया में सिचुएटेड है तो फिर उसके सेल करने पे अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो वो इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया मान ली जाएगी, भले ही आपको कंसीडरेशन इंडिया में मिला हो या इंडिया के बाहर मिला हो। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया में ट्रांसफर किए गए, इंडिया के बाहर ट्रांसफर किए गए, वो कैपिटल गेन इनकम आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो ये इंडियन इनकम है, तो ये 20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तीनों के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा, RNOR के हाथ में, R बट NOR एंड नॉन रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है सर। उसके बाद दिया है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, यानी किसी फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है। तो अगर किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला तो ये इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये फॉरेन इनकम है। तो ये फॉरेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी? सर RNOR के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन R बट NOR एंड नॉन रेसिडेंट के लिए ये फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है सर। अब उसके बाद आपको दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, 50% ऑफ सच गेन आर रिसीव्ड इन इंडिया। यहाँ पे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी सेल की है जो जर्मनी में सिचुएटेड है, तो अगर कोई कैपिटल असेट इंडिया के बाहर है और उसके सेल करने पे आपको कैपिटल गेन हुआ तो वो इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है। अब रिसीव कहाँ पे हो रही है? 50% ऑफ गेन इंडिया में आपको मिल रहा है, तो जो 20,000 की इनकम है वो रिसीव्ड इन इंडिया है, यानी वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, और बाकी का 20,000 का कैपिटल गेन इंडिया के बाहर रिसीव हो रहा है और अक्रू भी इंडिया के बाहर हुआ है, तो वो आपकी फॉरेन इनकम है। तो यहाँ पे आपकी जो 20,000 की इंडियन इनकम है वो तो सबके हाथ में टैक्सेबल होगी, लेकिन बाकी का जो 20,000 का कैपिटल गेन जो फॉरेन इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? वो सिर्फ और सिर्फ RNOR के लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन R बट NOR एंड नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है सर। आगे आपको दिया है इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली, 40,000 ऑफ सच इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। यहाँ पे आपका जर्मनी में एक बिजनेस है, उस बिजनेस में से आपको इनकम मिली है, तो अगर बिजनेस इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो ये इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है। अब रिसीव कहाँ पे हो रही है? 40,000 की इनकम आपको इंडिया में रिसीव हो रही है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी बाई कंसिडरिंग इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। और बाकी की 30,000 की जो फॉरेन बिजनेस की इनकम है वो इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है और अक्रू भी इंडिया के बाहर हुई है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। तो जो 40,000 की बिजनेस इनकम जो इंडियन इनकम है वो तो सबके लिए टैक्सेबल की जाएगी, RNOR, R बट NOR एंड नॉन रेसिडेंट के लिए, लेकिन बाकी की 30,000 की जो फॉरेन बिजनेस की इनकम है वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? वो RNOR के लिए तो टैक्सेबल है, लेकिन क्या R बट NOR के लिए ये वाली फॉरेन इनकम टैक्सेबल की जाएगी? आंसर इज यस सर, बिकॉज R बट NOR के लिए एक ही फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती थी, कौन सी? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। तो ये बिजनेस आप दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं, तो भले ही ये बिजनेस इंडिया के बाहर किया जा रहा है, लेकिन बिकॉज ये बिजनेस इंडिया में से कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसलिए ये जो फॉरेन बिजनेस की इनकम है ये R बट NOR के लिए टैक्सेबल की जाएगी। एंड नॉन रेसिडेंट के लिए कोई भी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, उसके लिए सिर्फ 40,000 की जो इंडियन इनकम है वही उसके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद दिया है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम लंदन। तो यहाँ पे आप बिजनेस दिल्ली में कर रहे हैं, यानी इंडिया में कर रहे हैं, तो अगर कोई बिजनेस आप इंडिया में कर रहे हैं तो उसका सोर्स इंडिया में है, तो वो बिजनेस इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, तो भले ही वो बिजनेस इंडिया के बाहर से मैनेज किया जा रहा है, लेकिन वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी और आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे तो पूरी 15,000 की इनकम इंडियन इनकम है, तो वो सबके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर।
उसके बाद आपको दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। यानी इंडिया के बाहर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपने लेट आउट किया, उस पे आपको इनकम मिली है, तो बिकॉज प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो ये इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है। और आपको बोला गया है कि पहले आपको वो लंदन के बैंक अकाउंट में रिसीव हुई है और फिर आपने वो इंडिया में लाई है, तो क्या ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा? नहीं सर, ये तो रेमिटेंस है। अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और पहली बार सीधा आपको इंडिया में रिसीव हो रही है तभी वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। यहाँ पे ये रेमिटेंस के थ्रू लाई गई है तो ये आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी और ये इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी, यानी ये आपकी फॉरेन इनकम है। तो 50,000 की जो फॉरेन इनकम है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सर आर एन ओ आर के हाथ में तो टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन आर बट एन ओ आर एंड नॉन रेसिडेंट के लिए ये फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। यानी इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स आपके पास थे, उस पे आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है, तो बिकॉज कैपिटल असेट इंडिया में लोकेटेड है तो उस पे जो आपको इनकम मिलेगी वो आपकी इंडिया में अक्रू हुई है। भले ही वो रिसीव आपको इंडिया के बाहर हो रही है लेकिन ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो ये 12,000 की जो इंटरेस्ट इनकम है ये सबके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी बिकॉज ये इंडियन इनकम है। ठीक है सर। उसके बाद दिया फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। आपने इंडिया में किसी को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की है, उसके लिए आपको फीस मिल रही है और ये रिसीव आपको इंडिया के बाहर हो रही है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि सामने वाले पर्सन ने वो सर्विस कहाँ पे यूज की है, लेकिन हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि बिकॉज टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की गई है तो सामने वाले पर्सन ने यूज भी इंडिया में की होगी, तो उसके लिए आपको जो फीस मिला है वो आपकी इनकम डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया मान ली जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो ये जो 8,000 की फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम है ये सबके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी बिकॉज ये इंडियन इनकम है। ठीक है सर। उसके बाद दिया प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई बट मैनेज्ड फ्रॉम लंदन। इंडिया में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस की इनकम दी गई है लेकिन वो बिजनेस इंडिया के बाहर से मैनेज किया जा रहा है। अगर कोई बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं तो उस बिजनेस की इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया में है, तो यानी ये इनकम आपकी इंडिया में अगर हुई है तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। भले ही वो बिजनेस इंडिया के बाहर से मैनेज किया जा रहा है तो ये 26,000 की इनकम जो है वो सबके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव्ड देयर। यानी इंडिया के बाहर नेपाल में आपका कोई प्रॉपर्टी है, आपने किसी को लेट आउट किया और उस पे आपको इनकम मिली है, तो ये इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है बिकॉज ये प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है और रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। तो ये जो 16,000 की फॉरेन इनकम है ये किसके लिए टैक्सेबल की जाएगी? सर ये आर एन ओ आर के हाथ में सिर्फ टैक्सेबल की जाएगी, आर बट एन ओ आर एंड नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी पुराना कोई फॉरेन का अनटैक्स प्रॉफिट या इनकम है वो आप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो क्या ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? सर नहीं, बिकॉज ये फॉरेन का अनटैक्स प्रॉफिट जो है वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर का ये प्रॉफिट था। अब सर उस ईयर में टैक्स उस पर क्यों नहीं लगा? भाई उस टाइम पे कोई लॉ रहेगा जिसकी वजह से उस पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में आप ये पुराना फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट इंडिया में ला रहे, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा और ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। तो आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है नेपाल में यानी इंडिया के बाहर, तो ये इनकम आपकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी आपको पहले इंडिया के बाहर हो रही है और फिर आप इंडिया में ला रहे हैं, तो क्या ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी? नहीं सर, ये फिर से रेमिटेंस है, ये आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, ये फॉरेन इनकम मानी जाएगी। तो ये 18,000 की जो फॉरेन इनकम है ये किसके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी? सर ये आर एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन आर बट एन ओ आर एंड नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं की जाएगी। लेकिन सर एग्रीकल्चर इनकम के सामने तो एग्जाम्पशन नहीं दिया जाता। अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम डिराइव की है फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया तो उसके सामने आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 10(1). लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आपने कमाई है फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी, उसके सामने आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वाज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। यानी इंडिया के बाहर केन्या में आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसमें से आपने जो इनकम कमाई है वो इनकम इंडिया के बाहर रख रही है बिकॉज वो प्रोफेशन इंडिया के बाहर कर रहे हैं और वो रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन फिर उसके बाद वो इनकम आपने इंडिया में स्पेंड की है यानी खर्चे आपने इंडिया में किए, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी बिकॉज वो इनकम इंडिया के बाहर रख रही है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है। तो ये फॉरेन इनकम जो 5,000 की है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सर आर एन ओ आर के हाथ में तो टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन क्या आर बट एन ओ आर के लिए ये वाली फॉरेन प्रोफेशन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, बिकॉज आर बट एन ओ आर के लिए कौन सी फॉरेन इनकम टैक्सेबल थी? सर इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जो केन्या में आप प्रोफेशन कर रहे हैं पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था, तो ये 5,000 की फॉरेन प्रोफेशन की इनकम आर बट एन ओ आर के लिए भी टैक्सेबल होगी, एनआर के लिए यहाँ पे कोई भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है सर।
उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग। आपने आईएफओएस में एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 56 टू 10, और उसमें आपको कुछ एक्सेप्शंस दिए गए जिसमें आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं किया जाता। उसमें यह दिया गया है कि अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग और मैरिज, तो वो गिफ्ट आपको किसी से भी मिले वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो आपको गिफ्ट मनी के फॉर्म में मिल रहा है, चाहे वो मूवेबल एसेट के फॉर्म में मिल रहा है, या फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में गिफ्ट मिल रहा है। वो गिफ्ट अगर आपको मैरिज या वेडिंग पे मिल रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 20,000 का गिफ्ट है वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको किसी इंडियन बैंक से सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट इनकम आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी, बिकॉज ये आपको इंडियन बैंक से मिल रहा है, इसका सोर्स इंडिया में है। तो ये जो 12,000 की सेविंग बैंक इंटरेस्ट की इनकम है ये किसके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी सर? सबके हाथ में, बिकॉज ये इंडियन इनकम है। ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया एंड कंट्रोल इन रशिया, यानी इंडिया के बाहर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस इनकम आपकी इंडिया के बाहर रख रही है और कुछ नहीं बोला गया, तो रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। तो ये फॉरेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी सर? आर एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन क्या आर बट एन ओ आर के हाथ में ये फॉरेन बिजनेस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? सर यहाँ पे ये बिजनेस इंडिया में से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ये रसिया से ही कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये वाली फॉरेन इनकम आर बट एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर ये बिजनेस इंडिया में से आप कंट्रोल कर रहे होते तो फिर ये फॉरेन बिजनेस की इनकम आर्बर्ट इनवार के हाथ में भी टैक्सेबल की जाती है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी, और नॉन रेसिडेंट के लिए तो कोई भी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया है डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, दैट इज इंडियन कंपनी। किसी इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये तो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी, बिकॉज इसका सोर्स इंडिया में। तो ये जो 5,000 की डिविडेंड इनकम है ये सबके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। यस सर। और उसके बाद आपको दिया है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान, यानी इंडिया में आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से आपने इनकम कमाई है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10(1), बिकॉज ये एग्रीकल्चर इनकम आपने डिराइव की है फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो ये आपके लिए सेक्शन 10(1) के अंडर एग्जेम्प्ट रहेगी सबके लिए। ठीक है सर। तो उसके बाद आपको मिल जाएगी ग्रोस टोटल इनकम, ये सारी इनकम आप ऐड कर दीजिए तो आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको टोटल इनकम निकालनी थी, तो आपको क्या करना होगा, उसमें से आपको चैप्टर 6 के अंदर जो भी डिडक्शंस आपको मिल रहे हैं वो यहाँ पे आपको माइनस करने होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिडक्शन मिल रहा है, दैट इज 80 टीटीए, बिकॉज इस इंडिविजुअल की जो एज है वो 35 ईयर्स है, यानी ये सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उसको जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम है उसके सामने एक डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए। कितना डिडक्शन दिया जाएगा? अप टू 10,000। तो उसकी 12,000 की सेविंग बैंक इंटरेस्ट की इनकम उसकी ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट बनी थी, उसमें से आपको 10,000 का डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए, बाकी जो बचेगी वो आपकी टोटल इनकम मिल जाएगी। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी कंप्यूटेड, तो यानी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऑलरेडी कंप्यूट करके दी गई है। लेकिन अगर आपको उसकी जगह पे ये दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो उस केस में आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करनी होगी। आपको उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है 30% ऑफ एनएवी वो लेना होगा। अगर आपने उस प्रॉपर्टी के लिए कुछ लोन वगैरह लिया है तो उसपे जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाता है वो आपको डिडक्शन लेना होगा, और उसके बाद जो आपको नेट इनकम मिलेगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल की जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जा रही है और वो इनकम अगर ऑलरेडी कंप्यूटेड नहीं है, तो वो इनकम जिस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल की जाएगी उसमें आपको अगर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है या फिर किसी खर्चे का डिडक्शन दिया जा रहा है, तो वो लेने के बाद जो नेट इनकम बचेगी वो आपकी टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। अब हम आगे करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया गया है? एग्जामिन विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, यानी यहाँ पे आपको किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालना, यहाँ पे आपको कोई टोटल इनकम नहीं निकालनी, आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि इन ट्रांजेक्शन्स में से अगर कुछ इनकम है तो क्या वो इनकम रिसिपिएंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी या नहीं की जाएगी, और अगर टैक्सेबल की जाएगी तो किस प्रोविजन की वजह से वो टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है? Salary payable by central government to Mr. John, a citizen of India, of rupees 7 lakhs for the services rendered outside India, considering that he pays the tax as per the provision of section 115 BSE। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर किसी इंडियन सिटीजन को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है फॉर व्हाट? फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो भले ही उन्होंने सर्विस इंडिया के बाहर दी है फिर भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको जो सैलरी पे की है तो वो जो सैलरी इनकम है वो उनके लिए डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया मान ली जाएगी और उनके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे मिस्टर जॉन को जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है 7 लाख की, वो उनके लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, और जब आप सैलरी हेड में उसे टैक्सेबल करेंगे तो उसके सामने आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। कितना? अगर आपने 115 बीएससी लिया तो फिर आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद जो आपकी नेट सैलरी बचेगी वो कितनी बचेगी? 6,25,000, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी रहेगी। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड आपको क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया रुपीज 5 लाख
बाय अ नॉन रेसिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया से एट मुंबई। तो यहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट पर्सन ने इंडिया के बाहर से किसी से लोन लिया और वो लोन का जो अमाउंट है इंडिया में अपना कोई बिजनेस करने के लिए यूज किया, तो वो जो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा, क्या वो सामने वाले रेसिपिएंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा? तो मैंने आपको सेक्शन 915 में क्या प्रोविजन बताया था कि अगर किसी पर्सन ने किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन को लोन दिया और सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन ने वो जो फंड्स है इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज किया, तो फिर वो जो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा वो सामने वाले रेसिपिएंट के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे इस नॉन रेसिडेंट पर्सन ने वो जो लोन का अमाउंट है वो इंडिया में किसी बिजनेस करने के लिए ही यूज किया है, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो सामने वाले रेसिपिएंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको वही प्रोविजन लिखा है, एज पर सेक्शन 915 इंटरेस्ट पेबल बाय अ नॉन रेसिडेंट ऑन मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया shall be deemed to be accrued or arise in India in hands of the recipient। तो यहाँ पे जो 5 lakhs का इंटरेस्ट है वो रेसिपिएंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या दिया है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑफ 19,000 रिसीव्ड बाय रेसिडेंट असेसी मिस्टर राम, जिसकी एज है 46 ईयर्स एंड ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्सेस। उसने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका इंडिया में कोई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है जिसपे आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई 19,000, तो इसका सोर्स इंडिया में है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी और आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन जब आप ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे, तो सबसे पहले आपको उसके सामने एक एग्जेम्पशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 1015। उसमें एग्जामेशन क्या था कि अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो उसमें आपको ₹3,500 तक का एग्जामेशन दिया जाता है, लेकिन अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें आपको 7,000 तक का इंटरेस्ट का एग्जामेशन दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, तो ये सिंगल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे 3,500 तक का एग्जामेशन दिया जाएगा, तो वो एग्जामेशन आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लीजिए। उसके बाद आपकी इनकम बचेगी 15,500, वो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी जो आपका जीटीआई का पार्ट बनेगी। लेकिन उसके बाद जो जीटीआई में से आपको चैप्टर 6 के अंडर जो डिडक्शन दिए जाते हैं उसमें आपको यहाँ पे एक डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए, और जो एक इनकम बेस्ड डिडक्शन था। अब यहाँ पे आपको क्या डिडक्शन मिल रहा था कि अगर कोई बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें आपने जो इंटरेस्ट इनकम कमाई है उस सेविंग इंटरेस्ट इनकम के सामने आपको 10,000 तक का डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 80 टीटीए। यानी जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम रहेगी और 10,000 विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दिया जाता है, वो डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपकी यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम जो ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट बनी थी वो कितनी थी, आफ्टर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1015 दैट इज 15,500, यस, तो उसमें आपको 10,000 का डिडक्शन और मिल जाएगा। तो वो डिडक्शन लेने के बाद जो बाकी की इनकम आपकी बचेगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी जिसपे टैक्स लेवी किया जाएगा, वो रहेगी आपकी 5,500। ठीक है सर। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको क्या दिया है, रॉयल्टी पेड बाय रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे एक रेसिडेंट पर्सन ने किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन को रॉयल्टी पे किया है, तो क्या सामने वाले नॉन रेसिडेंट के लिए वो रॉयल्टी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? तो मैंने यहाँ पे आपको सेक्शन 916 में एक प्रोविजन बताया था कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन ने इंडिया के किसी रेसिडेंट पर्सन को अगर कोई इंटेंजिबल असेट वगैरह यूज करने का राइट दिया, तो सामने वाला रेसिडेंट पर्सन वो जो रॉयल्टी पे करेगा वो इस नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले रेसिडेंट पर्सन ने वो सर्विस इंडिया के बाहर अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज की या इंडिया के बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज की, तो फिर उस केस में वो जो रॉयल्टी पे करेगा वो इस नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ है, सामने वाले रेसिडेंट पर्सन ने वो जो सर्विस है इंडिया के बाहर अपना कोई बिजनेस करने के लिए यूज की है, तो इसलिए वो जो रॉयल्टी पे करेगा इस नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको क्या दिया है, लीगल चार्जेस ऑफ 5 lakhs पेड इन दिल्ली टू अ लॉयर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट अ केस एट द दिल्ली हाई कोर्ट। तो यानी एक प्रकार से यहाँ पे किसी नॉन रेसिडेंट लॉयर को इंडिया में कोई हाई कोर्ट में केस रिप्रेजेंट करने के लिए उसको लीगल चार्जेस पे किए जा रहे हैं या लीगल फीस पे की जा रही है, क्या वो इनकम जो है उस नॉन रेसिडेंट लॉयर के लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? सर नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है, तो क्या ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी? आंसर इज यस, बिकॉज उसने जो सर्विस दी है वो इंडिया में दी है, तो इसका सोर्स इंडिया में, तो उसे जो लीगल फीस मिली है वो उसके लिए इंडियन इनकम मानी जाएगी और उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। अब यहाँ पे आपको यही बोला हुआ है, सबसे पहले आपको इंडियन इनकम का मतलब दिया हुआ है, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एनी इनकम विच अक्रूज और अराइज इन इंडिया और which is deemed to be accrued or arise in India or which is received in India or which is deemed to be received in India is taxable in India in hands of non resident। यानी नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, ये आपको बोला हुआ है। और यहाँ पे इस केस में जो लीगल चार्जेस पे किए गए टू अ नॉन रेसिडेंट lawyer of UK who visited India to represent a case at Delhi High Court, it would be taxable in India। उसके हाथ में वो लीगल फीस इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी जो है 5 lakhs की। ठीक है सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो आपको नवंबर 2020 एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या दिया गया, मिस्टर थॉमस अ नॉन रेसिडेंट एंड अ सिटीजन ऑफ जापान
entered into following transactions during the previous year ended 31st March 2025. Examine the tax implication in hands of Mr. Thomas for the assessment year 25-26 as per Income Tax Act 1961 and also give the brief reasoning. यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि इन ट्रांजेक्शन में से आपको जो इनकम हुई है क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं, और अगर टैक्सेबल होगी तो किस प्रोविजन की वजह से टैक्सेबल होगी वो भी आपको रीजन में बताना होगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले इनकम आपको क्या दी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मार्शल, a non-resident outside India. The borrowed fund is used by Mr. Marshall for investing in Indian companies' debt fund for earning interest. तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर थॉमस जो खुद एक नॉन रेसिडेंट है उसने क्या किया, मिस्टर मार्शल को लोन दिया है, वो भी एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, और मार्शल ने क्या किया, मार्शल ने वो फंड इंडियन कंपनीज के डेट फंड में लगा दिया और उस लोन पे वो इंटरेस्ट जो पे कर रहा है क्या वो मिस्टर थॉमस के लिए इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए आपको सेक्शन 915 में क्या प्रोविजन बताया था कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को लोन दिया और सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन ने वो जो बोरोड फंड है वो इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए अगर यूज किया तो फिर उस केस में वो जो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा वो नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इस केस में मिस्टर मार्शल ने यानी बोरोवर ने वो किसी इंडियन कंपनी के डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, तो फिर उस केस में वो उस लोन पे जो मिस्टर थॉमस को इंटरेस्ट पे करेगा वो मिस्टर थॉमस के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, वो डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। अब दूसरा आपको क्या दिया, रिसीव्ड रुपीज 10 lakhs इन जापान फ्रॉम अ बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नॉट द हार्डवेयर स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मिस्टर थॉमस ने इंडिया के किसी बिजनेस एंटिटी को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड किया, तो उसके लिए जो उसे कंसीडरेशन मिलेगा वो उसके लिए रॉयल्टी इनकम मानी जाएगी। यस सर। अब यहाँ पे क्या ये रॉयल्टी इनकम मिस्टर थॉमस के लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो मैंने आपको इसके लिए सेक्शन 916 में क्या प्रोविजन बताया था कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन ने इंडिया के किसी रेसिडेंट पर्सन को अगर कोई इनटेंजिबल एसेट यूज करने का राइट दिया तो फिर उस केस में वो जो आपको रॉयल्टी पे करेगा वो आपके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। कब, अगर सामने वाले रेसिडेंट पर्सन ने वो जो सर्विस है वो इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए या इंडिया में कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज की तो फिर वो जो रॉयल्टी पे करेगा वो उस नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो इंडिया में, तो यानी वो एक रेसिडेंट पर्सन है, तो यहाँ पे मिस्टर थॉमस ने वो जो कंप्यूटर लाइसेंस प्रोवाइड किया वो सामने वाली बिजनेस एंटिटी में इंडिया में अपना कोई बिजनेस करने के लिए यूज किया होगा, तो उस केस में वो जो रॉयल्टी पे करेंगे वो मिस्टर थॉमस के लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या दिया, ही इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी एंड अर्न इनकम ऑफ ₹10 lakhs फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। तो क्या ये इनकम आपने जो कमाई है इस एक्टिविटी में से क्या ये इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो मैंने आपको सेक्शन 91 में एक प्रोविजन बताया था कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाता है तो उस बिजनेस कनेक्शन की वजह से आप इंडिया में से जो इनकम कमाएंगे वो आपके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन उसमें आपको कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए थे जिसमें आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं बनेगा, और उसमें एक एक्सेप्शन आपको दिया गया था कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी न्यूज एजेंसी के बिजनेस में है और उन्होंने क्या किया, इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट किया और वो पर्सन क्या कर रहा है, इंडिया में से न्यूज एंड व्यूज वगैरह कलेक्ट कर रहा है और फिर अपनी न्यूज एजेंसी को इंडिया के बाहर भेज देता है और फिर वो न्यूज एजेंसी क्या करती है, वो न्यूज को अपने चैनल पे चलाते हैं सर। तो उस एक्टिविटी की वजह से उनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा और उसमें से आपने जो इनकम कमाई वो आपके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी और टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपको यही दिया गया है कि नो इनकम shall be deemed to be accrued or arise in India to Mr. Thomas through or from activities which are confined to the collection of news and views in India for transmission outside India. Hence, ₹10 lakhs is not taxable in India in hands of Mr. Thomas. तो आप जो इंडिया में से न्यूज एंड व्यूज कलेक्ट करके इंडिया के बाहर ट्रांसमिट कर देते हैं उस एक्टिविटी की वजह से आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा और उसमें से जो आपने इनकम कमाई वो आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको क्या दिया है, ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एसकेके एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म for transfer of technical documents and design and for providing services relating thereto to set up a denim jeans manufacturing plant in Surat, India. He charged ₹10 lakhs for these services from SKK and company. तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने किसी पार्टनरशिप फर्म को कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड डिजाइन प्रोवाइड किए और उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड किए, यानी एक प्रकार से आपने कोई इनटेंजिबल एसेट एंड कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड किए, तो उसके लिए आपको जो कंसिडरेशन मिलेगा वो आपके लिए रॉयल्टी या एफटीएस इनकम मानी जाएगी। तो क्या वो रॉयल्टी या एफटीएस इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो सर उसके लिए आपको ये देखना होगा कि सामने वाले पर्सन ने वो सर्विसेज जो है वो कहाँ पे यूज की है। तो यहाँ पे जो एसकेके कंपनी जो एक पार्टनरशिप फर्म है, पहले तो यहाँ पे ये नहीं दिया है कि वो कहाँ पे है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो इंडिया में है और इंडिया के लिए एक रेसिडेंट पर्सन है। तो यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप फर्म है उन्होंने ये जो सर्विसेज है इंडिया में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए यूज किए, यानी अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज किए इन इंडिया।
तो यहाँ पे वो जो सर्विसेज के लिए रॉयल्टी और एफटीएस पे करेंगे मिस्टर थॉमस को, वो मिस्टर थॉमस के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी और वो इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको यही बोला गया है that rupees 10 lakhs is deemed to be accrued or arise in India to Mr. Thomas, a non-resident, since it represents royalty or fees for technical services paid for the services utilized in India, in this case for setting up a manufacturing plant in Surat, hence the same would be taxable in India in hands of Mr. Thomas। ठीक है सर। अब हम आगे करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको जुलाई 21 एग्जाम में पूछा गया था। क्या दिया गया? मिसिस रोहिणी जिनकी एज है 62 ईयर्स वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली। शी गोट मैरिड इन रसिया इन 1996 एंड सेटल देयर सिंस देन। तो 1996 में उनके मैरिज होने के बाद वो वहीं पे सेटल हो चुके हैं, वहीं पे रहते हैं। ठीक है सर। सिंस हर मैरिज शी विजिट्स इंडिया फॉर 60 डेज ईच ईयर ड्यूरिंग हर समर ब्रेक। तो वो हर साल इंडिया में 60 डेज के लिए आते हैं ड्यूरिंग द समर। ठीक है। एंड द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। उनकी इनकम की डिटेल्स आपको क्या दी गई है? सबसे पहले इनकम आपको दी है पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट दैट इज 65,000। तो रशियन गवर्नमेंट से आपको पेंशन मिला है, तो यानी आपने जो सर्विस दी होगी वो इंडिया के बाहर दी होगी, जो जॉब आपने किया होगा इंडिया के बाहर किया होगा, तो ये जो इनकम है वो आपकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और कुछ नहीं बोला गया, तो ये रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है। तो यहाँ पे हम लिखते ही जाते हैं कि ये कौन सी इंडियन इनकम है, कौन सी फॉरेन इनकम है, तो ये आपके लिए फॉरेन इनकम है। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा दिया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एट न्यू दिल्ली। तो आपने इंडिया में कोई लैंड थी वो आपने सेल कर दी, उस पे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो ये कैपिटल एसेट आपकी इंडिया में लोकेटेड है, तो उस पे आपको जो सेल करने पे कैपिटल गेन इनकम हुई वो इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद तीसरी इनकम क्या दी है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एसटीटी वाज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल एंड दिस इनकम इज ऑलरेडी कंप्यूटेड। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने किसी इंडियन कंपनी के शेयर सेल किए जिसपे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो ये भी इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है बिकॉज जो कैपिटल एसेट है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे जो 60,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद दिया है प्रीमियम पेड टू रशियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एट रसिया। तो यहाँ पे आपने एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। वो जब हम टोटल इनकम निकालेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद दिया रेंट रिसीव्ड इक्विवेलेंट टू एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली दैट इज 90,000। तो बिकॉज यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो इस हाउस प्रॉपर्टी में से आपने जो रेंटल इनकम कमाई है ये आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, तो ये भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। और इसका आपको एटीसी में डिडक्शन दिया जाएगा जो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? You are required to ascertain the residential status of Mrs. Rohini and compute her total income and tax liability in India for assessment year 25-26 and she has opted out from the default tax regime under section 115 BSE। तो इन्होंने 115 BSE में से ऑप्ट आउट किया, यानी आपको नॉर्मल टैक्स regime में इनकी टोटल इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो 3 एक्सेप्शन थे, क्या उनमें से कोई एक्सेप्शन यहाँ पे लग रहा है? तो सर यहाँ पे पहले 2 एक्सेप्शन तो नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ पे तीसरा एक्सेप्शन आपका लग सकता है। कौन सा? कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, हु इज एक्चुअली सेटल्ड आउटसाइड इंडिया और करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं और इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख तक है, तो उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मिसेज रोहिणी जो है वो इंडियन सिटीजन तो है नहीं, बिकॉज उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये माना गया है कि मिसेज रोहिणी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है बिकॉज शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली। एक प्रकार से यहाँ पे ये माना गया है कि उनका नहीं तो उनके पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होगा, इसलिए उनको यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना गया है। तो ये एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको बोला गया ना कि 1996 में मैरिज के बाद वो एक्चुअली रसिया में सेटल हो चुके हैं। यस सर। और वो एवरी ईयर इंडिया में 60 डेज के विजिट के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि इंडिया में से उनकी जो टोटल इनकम है ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर क्या वो 15 लाख तक है? तो सबसे पहले आपकी इंडियन इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दैट इज 3 लाख। इसके अलावा आपने किसी इंडियन कंपनी के शेयर सेल किए जिसपे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वो भी इंडियन इनकम है दैट इज 60,000। और इसके अलावा एक और आपकी इंडियन इनकम है जो आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, जो रेंट आपको मिला है वो भी आपकी इंडियन इनकम है दैट इज 90,000। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे आपको निकालनी होगी। आपको यहाँ पे जो रेंट रिसीव हुआ है वो आपकी एनुअल वैल्यू बन जाएगी, उसमें से आपको एक डिडक्शन मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज एट द रेट 30%। तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बचेगी वो रहेगी आपकी 63,000। तो 3,60,000 में आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जोड़ दीजिए तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी 4,23,000। और उसमें से आपको एक डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C जो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ऑफ ₹75,000 उसका। लेकिन जो चैप्टर 6 में आपको डिडक्शन दिए जाते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे अप टू ग्रोस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल एड्स इनकम। स्पेशल एड्स इनकम को छोड़ दीजिए, बाकी के आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है उतना ही मैक्सिमम आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर चैप्टर 6 से।
तो यहाँ पे तो बाकी की ग्रोस टोटल इनकम में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बचेगी, दैट इज 63,000। तो मैक्सिमम आपको उतना ही डिडक्शन दिया जाएगा अंडर चैप्टर 6 है। तो वो आप माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगी टोटल इनकम। अब यहाँ पे आपको जो इंडिया में से टोटल इनकम मिली वो आपकी 15 लाख तक है, आंसर इज यस। तो यहाँ पे आपके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा होगा तभी आप इंडिया के लिए रेसिडेंट माने जाएंगे, बाकी अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे मिसिस रोहिणी जो है वो एवरी ईयर इंडिया में 60 डेज के लिए आते हैं। तो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो उनका स्टे है वो सिर्फ 60 डेज के लिए है, यानी वो 182 डेज से कम है। तो उन्होंने पहला बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर, तो ये आपको लिखना होगा that an Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India comes on a visit to India and whose total income other than foreign source income does not exceed 15 lakhs would be resident in India only if his or her stay in India for 182 days or more during the current previous year, तभी वो इंडिया के लिए रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज वो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। यहाँ पे इनका जो स्टे है वो 60 डेज ही है, यानी वो 182 डेज से कम है, तो ये करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए क्या बन जाएंगे, नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है सर। उसके बाद हमें यहाँ पे इनकी टोटल इनकम भी निकालनी है, लेकिन इसके पहले आप ये लिख दीजिए कि अगर कोई पर्सन इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो उसके लिए इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाती है। सर सिर्फ इंडियन इनकम, तो इंडियन इनकम का मतलब आप लिख दीजिए कि अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू या राइज हुई है, या फिर इनकम विच इज डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया, या फिर इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और द इनकम विच इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये सारी इनकम आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है सर। अब आप निकालिए इनकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले आपको जो रशियन गवर्नमेंट से पेंशन रिसीव हुआ था, क्या ये आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा? नहीं सर, बिकॉज आपने सर्विस इंडिया के बाहर दी है, तो ये इनकम आपकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये फॉरेन इनकम है और नॉन रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी, बिकॉज जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में लोकेटेड है, तो आपको जो रेंट रिसीव हुआ है वो आपकी एनुअल वैल्यू बन जाएगी, दैट इज 90,000, और उसमें से आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 24 है, जो मिलेगा आपको 27,000, वो आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, दैट इज 63,000। ठीक है सर। उसके बाद जो आपको दो कैपिटल गेन की इनकम हुई थी, एक तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला था ऑन सेल ऑफ लैंड, वो है आपका 3 लाख, वो टैक्सेबल कर दीजिए बिकॉज वो भी इंडियन इनकम है, और एक आपको इंडियन कंपनी के शेयर बेचने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था, वो भी आपका टैक्सेबल कर दीजिए, दैट इज 60,000। तो आपको मिल जाएगा ग्रोस टोटल इनकम, दैट इज 4,23,000। उसके बाद आपको यहाँ पे चैप्टर 6 में डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C, जो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था ऑफ 75,000 उसका, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जो आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर चैप्टर 6 है वो आपका रेस्ट्रिक्टेड रहेगा अप टू ग्रोस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट्स इनकम। तो यहाँ पे आपकी जो बाकी की ग्रोस टोटल इनकम है उसमें सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बची है, दैट इज 63,000, तो मैक्सिमम आपको उतना ही डिडक्शन दिया जाएगा अंडर चैप्टर 6 है, तो आपको 63,000 का डिडक्शन दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगी टोटल इनकम, दैट इज 3,60,000। अब आप निकालिए टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले जो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है उस पे जो भी स्पेसिफिक टैक्स रेट दिया है उस रेट से टैक्स निकाल दीजिए। तो सबसे पहले जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ऑन सेल ऑफ लैंड, वो आपका 112 में टैक्सेबल किया जाएगा बिकॉज वो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो कौन से टैक्स रेट से टैक्सेबल किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन के टैक्स रेट के लिए ट्रांसफर की डेट देखनी होगी। तो यहाँ पे आपने जो लैंड आपने सेल की वो आपने सेल की है 10 जुलाई 2024 को, 10 जुलाई 2024 को वो कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर की है, यानी 23 जुलाई से पहले, तो आपका पुराना टैक्स रेट लगेगा दैट इज 20%। तो 20% से जब आप टैक्स निकालेंगे तो वो टैक्स आएगा आपका 60,000। उसके बाद आपको जो इंडियन कंपनी के शेयर बेचने पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो आपका 111 में टैक्सेबल किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपने परचेज एंड सेल दोनों टाइम पे एसटीडी पे किया है और आपके जो शेयर्स थे वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे, तो वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका 111 में टैक्सेबल किया जाएगा। और कौन से रेट से, तो यहाँ पे आपने कैपिटल असेट ट्रांसफर की है 20 जून 2024 यानी 23 जुलाई से पहले, तो ये आपके पुराने रेट से टैक्सेबल किया जाएगा, यानी 15% के रेट से टैक्सेबल किया जाएगा, तो आपका टैक्स आएगा 9,000। तो ये तो आपने स्पेशल रेट्स वाली इनकम पे टैक्स निकाल दिया। और जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उस पे आपका जनरल टैक्स रेट लगेगा, दैट इज स्लैब रेट। अब यहाँ पे कौन सा स्लैब रेट लगेगा, ये एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है और इन्होंने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया है, तो यहाँ पे इनका स्लैब रेट लगेगा 2.5 लाख वाला। अब यहाँ पे इनकी हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम थी वो थी 63,000 और आपको बेसिक एग्जाम्पशन दिया जाता है 2.5 लाख, तो यहाँ पे आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ही ज्यादा है, तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जो आपका टैक्स रहेगा वो सिर्फ स्पेशल रेट्स वाली इनकम पे जो टैक्स आया वही आप ऐड कर दीजिए, दैट इज 69,000, और उसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट 4% जो आएगा 2,760, तो आपको मिल जाएगी टैक्स लायबिलिटी दैट इज 71,760 रुपीज। ठीक है सर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीजें याद रखिएगा, एक तो यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि क्या इस पर्सन को रिबेट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इनकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख तक है। तो मैंने आपको 87A के रिबेट में ये बताया था कि 87A का रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं दिया जाता, तो इस वजह से यहाँ पे रिबेट नहीं मिला।
दूसरी ये बात कि जो आपकी अनयूटिलाइज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है, बिकॉज आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उतनी नहीं थी कि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूटिलाइज उसमें से हो पाए, तो जो आपकी अनयूटिलाइज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो क्या हम अपनी स्पेशल रेट्स वाली इनकम के सामने यूज कर पाएंगे? वो भी जो बेनिफिट है वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं दिया जाता। इसलिए यहाँ पे जो अनयूटिलाइज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो यहाँ पे स्पेशल रेट्स वाली इनकम के सामने यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया है, एग्जाम इन द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अलोंग विद द रीजन। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ टैक्सेबिलिटी बतानी है, यानी ये जो इनकम है ये आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है सर। तो पहला ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मिस्टर राहुल एज एन एम्बेसडर इन जापान। He has received a salary of 7,50,000 and allowances of 2,40,000 during the previous year 24-25 for rendering his services in Japan. He is an Indian citizen having status of non-resident in India for the previous year 24-25। तो वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन जरूर है। तो यहाँ पे इन्हें जो सैलरी और अलाउंसेस मिल रहे हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, क्या वो उनके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा? तो सर नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है। तो क्या ये इंडियन इनकम है? तो मैंने अभी आपको एक प्रोविजन बताया था कि अगर किसी इंडियन सिटीजन को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो भले ही सर्विस आपने इंडिया के बाहर दी है, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट से जो आपको सैलरी मिल रही है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर राहुल को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान में एज एन एम्बेसडर अपॉइंट किया। सर एम्बेसडर का मतलब क्या है? हमारी जो इंडियन एम्बेसीज या हाई कमीशन वगैरह जो फॉरेन कंट्री में है वहां पे हमारे कई सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। अब उनका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है उसे यहाँ पे एम्बेसडर कहा जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर राहुल ने जापान में एज एन एम्बेसडर सर्विस दी है, तो भले ही सर्विस उन्होंने इंडिया के बाहर दी है, लेकिन फिर भी उनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है, इसलिए वो इनकम उनके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो जो 7,50,000 की आपको जो सैलरी मिली है वो आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी अंडर द हेड सैलरी, लेकिन उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा 50,000 या 75,000 का, डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स रिजिम दैट यू हैव फॉलोड। ठीक है सर। लेकिन जो आपको यहाँ पे अलाउंसेस दिए गए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, क्या वो टैक्सेबल किए जाएंगे? वो आपकी इंडियन इनकम है, लेकिन उसके सामने आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 7, वो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया है, मिस जूही अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज एंगेज इन ऑपरेशंस व्हिच आर कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। सी हैज अर्न्ड रुपीज 2,50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पे मिस जूही ने ये जो इनकम कमाई है 2,50,000, क्या ये इंडियन इनकम मानी जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोविजन बताया था बिजनेस कनेक्शन का, कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाता है तो उसमें से आपने जो इनकम कमाई है वो आपके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी और आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन उसमें मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन बताए थे कि कुछ केसेस में आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा, और उसमें आपको एक एक्सेप्शन दिया गया था कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन इंडिया में क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है और सीधा इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस एक्टिविटी की वजह से उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा और उसमें से आपने जो इनकम कमाई वो आपकी इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी, यानी वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी और वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे मिस जूही ने जो इस ऑपरेशन या एक्टिविटी में से जो इनकम कमाई है 2,50,000, वो आपकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी सर। ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया गया है, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट नो इनकम shall be deemed to be accrued or arise in India to him through or from operations which are confined to purchase of goods in India for the purpose of export. Thus, income of rupees 2,50,000 arising in hands of Miss Joy would not be taxable in her hands in India since her operations are confined only to purchase of goods in India for the purpose of export. अगर आप इंडिया में से गुड्स परचेज कर रहे हो और सीधा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी की वजह से आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा और उसमें से आपने जो इनकम कमाई है वो आपकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद तीसरा ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया है, मिस्टर नवीन अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हैज अर्न्ड रुपीज 3 lakhs एज अ रॉयल्टी फॉर पेटेंट राइट मेड अवेलेबल टू मिस्टर राकेश who is also a non-resident. Mr. Rakesh has utilized such patent rights for the development of a product in India and 50% of such royalty is received in India and 50% outside India. तो यहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट पर्सन ने दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को कोई पेटेंट राइट अवेलेबल किया है और उसके लिए यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिली है, तो क्या यहाँ पे मिस्टर नवीन के लिए ये जो रॉयल्टी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी के लिए मैंने क्या प्रोविजन बताया था कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को कोई इंटेंजिबल एसेट वगैरह यूज करने का राइट दिया और सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन ने वो जो सर्विसेज है वो अगर इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए या इंडिया में कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज की, तो फिर उस केस में वो जो रॉयल्टी पे करेगा वो पहले नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर राकेश ने जो पेटेंट राइट लिया वो उन्होंने इंडिया में अपना कोई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए यूज किया, यानी उन्होंने वो जो सर्विसेज है वो इंडिया में यूज किया है, इसलिए वो जो मिस्टर नवीन को जो रॉयल्टी पे करेंगे वो मिस्टर नवीन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और मिस्टर नवीन के लिए इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है सर।
तो यहाँ पे यही बोला हुआ है। सबसे पहले आपने प्रोविजन लिख दिया रॉयल्टी का, उसके बाद दिया है सिंस मिस्टर राकेश अ नॉन रेसिडेंट पेड द रॉयल्टी ऑफ ₹3 lakhs for a patent right used for the development of a product in India, the same would be taxable in India in hands of Mr. Naveen, a non-resident, irrespective of the fact that only 50% of such royalty is received in India। यानी यहाँ पे भले ही आपको 50% रॉयल्टी इंडिया में मिला है, बिकॉज वो इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई ऐसा माना जा रहा है, तो वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी और पूरा अमाउंट आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है सर। और इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया है, मिस्टर जेम्स एनआरआई borrowed ₹10 lakhs on 1/4/2024 from Mr. Akash, who is also a non-resident, and invested such money in the shares of Indian company, and Mr. Akash has received interest at the rate 12% per annum। तो यहाँ पे मिस्टर जेम्स ने मिस्टर आकाश से, यानी एक नॉन रेसिडेंट पर्सन ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन से लोन लिया और वो लोन का अमाउंट किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या मिस्टर आकाश को यहाँ पे जो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट इनकम उनके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का प्रोविजन क्या बताया था कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को लोन दिया और सामने वाले नॉन रेसिडेंट पर्सन ने वो जो अमाउंट है अगर वो इंडिया में अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए यूज किया, तो फिर वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो पहले नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टर जेम्स ने जो लोन लिया है वो लोन का अमाउंट उन्होंने किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो मिस्टर आकाश के लिए इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको यही बोला हुआ है, इंटरेस्ट पेएबल बाय अ नॉन रेसिडेंट ऑन द मनी बोरोड फॉर एनी पर्पस अदर देन अ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया वुड नॉट बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। तो पहले हमने ये प्रोविजन लिख दिया, उसके बाद आप लिख दीजिए फैक्ट ऑफ द केस। सिंस मिस्टर जेम्स अ नॉन रेसिडेंट बोरोड द मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, द इंटरेस्ट on such borrowing of ₹1,20,000 payable to Mr. Akash, a non-resident, it would not be deemed to be accrued or arise in India to him, hence the same would not be taxable in India in hands of Mr. Akash। Mr. Akash के लिए वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो आपको मई 2022 एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या दिया, मिसिस श्रुति इज एन इंडियन सिटीजन, इज करंटली इन एम्प्लॉयमेंट विद एन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन यूएई, यानी इंडिया के बाहर वो किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 शी कम्स टू इंडिया फॉर 157 डेज, करंट प्रीवियस ईयर में इनका इंडिया में स्टे है 157 डेज। She is in India for 200 days, 100 days, 76 days, and 45 days in the financial years 2021, 21-22, 22-23 and 23-24 respectively। यानी पिछले 4 साल का इंडिया में उनका स्टे दिया हुआ है। ठीक है सर। हर एनुअल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इज एज फॉलोज। तो इनकम की डिटेल्स आपको दी है। पहली इनकम आपको क्या दी है, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन यूएई, यानी बिकॉज जॉब आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो ये सैलरी इनकम आपकी इंडिया के बाहर रख रही है, और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है तो ये आपकी फॉरेन इनकम है। ठीक है सर। उसके बाद दूसरी इनकम आपको दी है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएई। तो आपका इंडिया के बाहर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से आपने इनकम कमाई है, तो ये भी आपकी फॉरेन इनकम है, बिकॉज प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो इनकम इंडिया के बाहर रख रही है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी 5 लाख की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी फॉरेन इनकम है। ठीक है सर। उसके बाद इनकम डीम टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, तो ये आपकी इंडियन इनकम है। उसके बाद दिया, इनकम फ्रॉम अ रिटेल बिजनेस अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के बाहर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस की इनकम इंडिया के बाहर रख रही है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है। ठीक है सर। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये बिजनेस इंडिया में से कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद दिया, इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, तो ये आपकी इंडियन इनकम है। एंड एक आपको दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, तो उसका आपको एटीसी में डिडक्शन दिया जाएगा अगर आपने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया है। तो आपको चाहिए कि डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसिस श्रुति फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, सपोर्ट योर आंसर विद द कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे आपको मिसिस श्रुति का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो 3 एक्सेप्शन थे, क्या उनमें से कोई एक्सेप्शन यहाँ पे लग रहा है? सर पहले 2 एक्सेप्शन तो यहाँ पे नहीं लग रहे, लेकिन तीसरा एक्सेप्शन यहाँ पे लगेगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, एक्चुअली सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, और करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं, और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से उनकी जो टोटल इनकम है, यानी टोटल इंडियन इनकम जो है वो अगर 15 लाख तक है, तो फिर उस केस में सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस पर्सन की करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा। और उसमें आपका सेकंड बेसिक कंडीशन थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा था कि करंट प्रीवियस ईयर में जो इंडिया में आपका स्टे है वो 60 डेज की जगह 120 डेज लिया जाएगा, यानी आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन बन जाएगी, स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे जो मिसिस श्रुति है वो एक इंडियन सिटीजन है जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, किसी फॉरेन कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से उनकी टोटल इनकम कितनी है, यानी टोटल इंडियन इनकम आप निकालिए।
तो यहाँ पे आपकी दो इनकम इंडियन इनकम है, एक तो 5 लाख और दूसरी 3 लाख, तो टोटल इंडियन इनकम आपको मिल गई 8 लाख। लेकिन जब लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब आप सेकंड बेसिक कंडीशन के थर्ड एक्सेप्शन के लिए और एक आपका जो डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन था उसके लिए जब आप अपनी टोटल इंडियन इनकम निकालेंगे तो उसमें आपको इंडियन इनकम के साथ साथ एक फॉरेन सोर्स की इनकम भी उसमें इंक्लूड करनी होगी। कौन सी फॉरेन इनकम? कि अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस अगर इंडिया में से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर वो प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था, तो फिर वो फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम भी आपको टोटल इंडियन इनकम में इंक्लूड करनी होगी। तो वो यहाँ पे दी गई है 10 लाख, तो आपको मिल जाएगी टोटल इंडियन इनकम 18 लाख। लेकिन उसमें से आपको एक डिडक्शन माइनस करना होगा जो आपको एटीसी में दिया जाएगा, जो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसका डिडक्शन आप ले लीजिए ऑफ रुपीज 1,50,000। तो यहाँ पे आपने बिकॉज 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया है तो वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगी टोटल इंडियन इनकम दैट इज 16,50,000। ठीक है सर। अब यहाँ पे जो टोटल इंडियन इनकम आपको मिली वो 16,50,000 मिली, यानी वो 15 लाख से ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा, और सेकंड बेसिक कंडीशन आपका क्या रहेगा? स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो वही प्रोविजन मैंने यहाँ पे लिखा है। If an Indian citizen or person of Indian origin who is engaged outside India in any employment or business or profession and comes on a visit to India during the current previous year, और उसकी current previous year में इंडिया में से जो टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है तो फिर आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे आपकी दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी भी एक बेसिक कंडीशन को आपने सेटिस्फाई किया तो फिर आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे मिसेस श्रुति जो है वो एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो उनका स्टे है वो सिर्फ 157 डेज है। तो यहाँ पे उन्होंने पहला बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया बिकॉज इनका इंडिया में जो स्टे है वो 182 डेज से कम है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक कर लीजिए, क्या उनका इंडिया में स्टे 120 डेज या उससे ज्यादा? यस सर। और पिछले 4 साल में इंडिया में जो उनका स्टे है क्या वो 365 डेज या उससे ज्यादा है? तो पिछले 4 साल में इंडिया में जो आपको स्टे दिया गया था वो 421 डेज है जो 365 डेज से ज्यादा है। तो इन्होंने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो फिर यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे सर? इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर उस इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया लेकिन फर्स्ट बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यानी करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो 120 डेज या उससे ज्यादा है बट 182 डेज से कम है, और पिछले 4 साल में इंडिया में जो आपका स्टे है वो 365 डेज या उससे ज्यादा है, तो फिर उस केस में आप इंडिया के लिए रेसिडेंट तो बन जाएंगे बिकॉज आपने एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, लेकिन आप सीधा आर बट एनवार बन जाएंगे, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमने जो अभी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम निकाली थी, यानी टोटल इंडियन इनकम जो निकाली थी वही यहाँ पे आपको दिया गया बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपको कंप्यूटेशन भी शो करना है। तो दो इनकम आपकी इंडियन इनकम थी, एक तो 5 लाख एंड 3 लाख, और एक आपकी फॉरेन सोर्स की इनकम भी यहाँ पे आपको इंक्लूड करनी थी दैट इज 10 लाख, और उसमें से आपको एक डिडक्शन दिया जाएगा एटीसी में दैट इज 1,50,000 जो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो आपको टोटल इंडियन इनकम मिल जाएगी वो है 16,50,000। याद रखिएगा यहाँ पे ये आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये सिर्फ हमने इस प्रोविजन को चेक करने के लिए आपकी टोटल इंडियन इनकम निकाली है, ये आपकी एक्चुअल टोटल इनकम नहीं है सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही दिया गया, मिसेस श्रुति एन इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया इन प्रीवियस 24-25, उन्होंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया बिकॉज उनका इंडिया में स्टे करंट प्रीवियस ईयर में सिर्फ 157 डेज के लिए था, लेकिन उन्होंने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, और इसके लिए वो क्या बन जाएंगे? वो रेसिडेंट तो बन जाएंगे लेकिन वो सीधा क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे जो आपको नवंबर 22 एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या दिया है? मिस्टर सार्थक एन इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड दुबई अ टैक्स हेवन सिंस ईयर 2005 एंड ही नेवर केम टू इंडिया फॉर अ सिंगल डे सिंस देन, यानी वो 2005 से दुबई में ही रहते हैं और उसके बाद वो इंडिया में एक भी दिन के लिए नहीं आए। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि करंट प्रीवियस ईयर में भी उनका एक भी दिन के लिए इंडिया में स्टे नहीं होगा। यस। उसके बाद दिया ही हैज अर्न्ड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, करंट प्रीवियस ईयर में उन्होंने कौन सी इनकम कमाई है? पहली इनकम आपको दी है इनकम अक्रूड एंड अराइज इन दुबई नॉट टैक्सेबल इन दुबई, तो ये इनकम आपने इंडिया के बाहर कमाई है, तो ये इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि इनकम आपको रिसीव कहाँ पे हुई है, तो जहां पे आपकी इनकम अक्रू हुई है वहीं पे आपको रिसीव हुई होगी, तो ये इनकम आपकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है तो रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई होगी, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है। उसके बाद दिया इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, तो ये आपकी इंडियन इनकम है। उसके बाद दिया इनकम डीम टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, तो ये भी आपकी इंडियन इनकम है। और उसके बाद दिया इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इंडिया के बाहर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो ये प्रोफेशन की जो इनकम है वो इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई होगी, तो ये भी आपकी फॉरेन इनकम है। ठीक है सर। अब आपको चाहिए क्या? पहला क्वेश्चन आपको पूछा है डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सार्थक एंड टैक्सेबल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 अज्यूमिंग नो अदर इनकम अराइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो पहले आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है और उनकी एक्चुअल टोटल इनकम निकालनी है।
एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं और उसके बाद बाकी के जो आपको केस दिए गए वो भी सोल्व कर देंगे। तो पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सेक्शन 61 की बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनका प्रीवियस ईयर 24-25 में एक भी दिन के लिए इंडिया में स्टे नहीं है। तो इन्होंने सेक्शन 61 में दी गई तो दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो वो सेक्शन 61 के हिसाब से तो रेसिडेंट नहीं बन पाए। तो क्या वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे? मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो फिर उसके बाद आप एक बार के लिए सेक्शन 61A में दिया गया जो डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन है वो भी चेक कर लीजिए, क्या वो इंडिया के लिए डीम्ड रेसिडेंट तो नहीं बन रहा ना एज पर सेक्शन 61 है। तो यहाँ पे डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन क्या था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है, यानी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, जो उनकी टोटल इंडियन इनकम है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है और दूसरी और कोई भी कंट्री में उनकी टैक्स लायबिलिटी अगर नहीं आ रही है, तो फिर उस केस में वो इंडिया के लिए डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। यहाँ पे जो मिस्टर सार्थक है वो एक इंडियन सिटीजन है, यस। इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, यस सर। अब आप ये देखिए कि उनकी करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से टोटल इनकम कितनी है, यानी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, जो उनकी टोटल इंडियन इनकम है वो निकालिए। तो यहाँ पे दो आपकी इंडियन इनकम दी गई थी, एक तो 5 लाख और दूसरी 8 लाख, तो टोटल इंडियन इनकम आपको मिल गई 13 लाख। लेकिन मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया था कि जब आप ये डीम्ड रेसिडेंट के प्रोविजन के लिए और एक आपका सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो थर्ड एक्सेप्शन था उस प्रोविजन के लिए जब आप अपनी टोटल इंडियन इनकम निकालेंगे तो उसमें आपको एक फॉरेन सोर्स की इनकम भी इंक्लूड करनी होगी। कौन सी? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच वाज सेट अप इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका एक फॉरेन का प्रोफेशन है जो आपने पहले इंडिया में सेटअप किया था, उसकी इनकम है आपकी 10 लाख, तो वो भी आप इंक्लूड कर दीजिए, तो आपकी टोटल इंडियन इनकम मिल जाएगी 23 लाख। तो ये आपकी टोटल इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है और मिस्टर सार्थक की दुबई में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, इसलिए वो सेक्शन 61 के हिसाब से इंडिया के लिए डीम्ड रेसिडेंट मान लिए जाएंगे, ठीक है सर। और जो डीम्ड रेसिडेंट माना जाता है उसे बाय डिफॉल्ट आर बट एनओआर कहा जाएगा, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने यही प्रोविजन लिखा है। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि करंट प्रीवियस ईयर में आप सेक्शन 61 के हिसाब से रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे बिकॉज करंट प्रीवियस ईयर में आपका एक भी दिन के लिए इंडिया में स्टे नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद जो आपका डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन है वो आप लिख दीजिए, और जो डीम्ड रेसिडेंट है वो बाय डिफॉल्ट आपका आर बट एनओआर माना जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद आपको ये पूछा गया था कि आप उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे उसकी टोटल इनकम निकालिए, और आपको यहाँ पे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम निकालनी है जो आपकी एक्चुअल टोटल इनकम है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो सबसे पहले आप बिकॉज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आपके हाथ में कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? सर इंडियन इनकम टैक्सेबल की जाएगी और एक फॉरेन प्रोफेशन की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी जो प्रोफेशन आपने पहले इंडिया में सेटअप किया था। तो आपकी इंडियन इनकम थी 5 लाख एंड 8 लाख और आपकी फॉरेन प्रोफेशन की इनकम थी 10 लाख, तो आपकी यहाँ पे टोटल इनकम मिल जाएगी 23 लाख, ठीक है सर। उसके बाद आपको सेकंड केस क्या पूछा था? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इज 2 लाख इंस्टेड ऑफ रुपीज 10 लाख। तो अगर आपकी फॉरेन प्रोफेशन की जो इनकम है वो अगर 10 लाख के बदले 2 लाख होती तो फिर उस केस में आपकी जो टोटल इंडियन इनकम होती डीम्ड रेसिडेंट के प्रोविजन के लिए जो हमने निकाली थी वो आपकी 23 लाख के बदले कितनी बन जाती? 15 लाख। तो वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर उस केस में आप सेक्शन 61 के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे। तो फाइनली आप क्या बन जाएंगे सर? नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे बिकॉज 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन भी आपने सेटिस्फाई नहीं की और आप सेक्शन 61 के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाए। तो आप क्या बन जाएंगे सर? फाइनली आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर करंट प्रीवियस ईयर 24-25। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे तो आपके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, और आपके लिए इंडियन इनकम थी 5 लाख और 8 लाख, तो आपकी टोटल 13 लाख की इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, ठीक है सर। और तीसरा केस आपको यहाँ पे क्या पूछा है? What would be your answer if Mr. सार्थक was born in Dubai and his parents were born in India? अगर मिस्टर सार्थक का जो जन्म है वो अगर दुबई में हुआ होता तो यहाँ पे ये माना गया है कि वो इंडियन सिटीजन नहीं होगा बिकॉज उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि उनके पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ होगा, तो मिस्टर सार्थक यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है। तो अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा तो फिर वो सेक्शन 61 में दिया गया डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा बिकॉज डीम्ड रेसिडेंट बनने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, तो फिर आप डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आप फाइनली वापस से क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो अगर नॉन रेसिडेंट हो गए तो आपके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, जो वही वापस से हमें 13 लाख मिलेगी, ठीक है सर। तो यहाँ पे यही लिखा है इफ मिस्टर सार्थक इज बोर्न इन दुबई एंड हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया देन ही वुड नॉट बी एन इंडियन सिटीजन बट ही मे क्वालिफाई एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इन सच केस द प्रोविजन रिलेटिंग टू डीम्ड रेसिडेंट वुड नॉट अप्लाई टू हिम। वो डीम्ड रेसिडेंट पे नहीं बन पाएगा, तो वो इंडिया के लिए क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, और उसकी जो टोटल इनकम रहेगी उसमें सिर्फ आपकी इंडियन इनकम टैक्सेबल की जाएगी जो आपको मिलेगी 13 लाख, ठीक है सर। इसके बाद हम डायरेक्टली करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो आपको May 24 एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या दिया? मिस्टर तिलक जिनकी एज है 35 ईयर्स furnishes the following information regarding his income for the assessment year 25-26.
कंप्यूट द टोटल इनकम इफ इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या फिर अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी आपको यहाँ पे दो अलग अलग केसेस में उनकी टोटल इनकम निकालनी है। एक अगर वो आर एन ओ आर है तो उनकी टोटल इनकम क्या रहेगी, और अगर वो आर बट एन ओ आर है तो उनकी टोटल इनकम क्या रहेगी। हम यहाँ पे दोनों केसेस एक साथ डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपको 115 बीएससी के प्रोविजन इग्नोर करने हैं, यानी आपको उनकी टोटल इनकम निकालनी है अंडर द नॉर्मल टैक्स रेजिम। ठीक है सर, तो सबसे पहले इनकम आपको क्या दी है, remuneration of rupees 50,000 for the services rendered in Malaysia credited to his bank account in Malaysia and then immediately remitted to his bank account in India। यानी आपने इंडिया के बाहर कोई सर्विस दी है, उसके लिए आपको रेम्युनरेशन मिला है, तो ये इनकम आपके इंडिया के बाहर रख हुई है और रिसीव भी पहले आपको बोला गया है कि मलेशिया के बैंक अकाउंट में मिली है और उसके बाद वो इंडिया में रेमिट की गई है। तो क्या ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी? नहीं सर, ये रेमिटेंस है। तो ये आपकी इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। और ये फॉरेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सर आर एन आर के हाथ में तो टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन क्या आर बट एन आर के लिए ये वाली फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो सर। ठीक है, उसके बाद दूसरी इनकम क्या दी है, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल्ड फ्रॉम बॉम्बे रुपीज 3 lakhs आउट ऑफ विच रुपीज 25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो यानी आप इंडिया के बाहर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस इनकम आपकी इंडिया के बाहर रख रही है और रिसीव कहां पे हो रही है, उसमें से 25,000 की इनकम आपको इंडिया में रिसीव हुई है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। और बाकी की रुपीज 2,75,000 की इनकम है वो इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, तो वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो 25,000 की इंडियन इनकम है वो तो दोनों के लिए टैक्सेबल की जाएगी, और बाकी की 2,75,000 की इनकम जो फॉरेन इनकम है वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? सर वो आर एन आर के हाथ में तो टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन क्या ये फॉरेन बिजनेस की इनकम आर बट एनओआर के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी? सर ये बिजनेस आप इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं, तो यस ये फॉरेन बिजनेस की इनकम आर बट एनओआर के लिए भी टैक्सेबल की जाएगी, यानी यहाँ पे दोनों के लिए 3 lakhs की इनकम टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या दिया, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड इन सिंगापुर रुपीज 1 लाख। यानी आपका कोई पुराना फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट था जो करंट प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो क्या ये आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा करंट प्रीवियस ईयर में? आंसर इज नो सर, ये टैक्सेबल नहीं किया जाएगा किसी के लिए भी, बिकॉज वो प्रॉफिट जिस ईयर का था उस ईयर में उस पर टैक्स लगना चाहिए था। आप करंट ईयर में वो पुराना अनटैक्स प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, तो वो आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा सर। और आर एन ओ आर है या आर बट एन ओ आर है, दोनों में से किसी के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है सर, उसके बाद आपको दिया कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन मलेशिया रुपीज 2 lakhs। तो इंडिया में आपकी कोई लैंड थी वो आपने सेल कर दी, उस पे आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो बिकॉज कैपिटल एसेट इंडिया में लोकेटेड है, तो उस पे जो आपको कैपिटल गेन की इनकम हुई है वो आपकी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, भले ही वो जो आपको रिसीव हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है। और इसके अलावा अगर मान लो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे अगर इंडिया के बाहर ट्रांसफर किए होंगे तो भी ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी, बिकॉज वो कैपिटल एसेट इंडिया में लोकेटेड है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो इंडियन इनकम तो सबके हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है सर, तो ये 2 lakhs की इनकम दोनों के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। उसके बाद दिया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड एट नेपाल ऑफ रुपीज 18,000 रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। तो इंडिया के बाहर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसमें से आपने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है, तो ये इनकम इंडिया के बाहर रख रही है और रिसीव भी पहले इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये भी आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। तो ये फॉरेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सर आर एन आर के हाथ में टैक्सेबल होगी, लेकिन क्या आर बट एन आर के लिए ये वाली फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो। लेकिन सर एग्रीकल्चर इनकम के सामने एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एग्रीकल्चर इनकम आपने कमाई है फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया तो ही आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10(1). लेकिन आपने ये फॉरेन में एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से आपने इनकम डिराइव की है, तो ये आपके लिए टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन सिर्फ किसके लिए? आर एन आर के लिए। ठीक है सर, उसके बाद आपको दिया ही पेड रुपीज 50,000 टुवर्ड द प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो यहाँ पे आपने अपनी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया और उस लोन का जो रीपेमेंट किया उसमें प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट दिया गया है। अब यहाँ पे आपने हाउस प्रॉपर्टी हेड में ये पढ़ा होगा, अगर आपने एसओपी के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन दिया जाता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में अंडर सेक्शन 24B, जो आपको दो एसओपी का मिला के मैक्सिमम 2 lakhs या 30,000 तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाता है, और उस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट है उसका आपको अलग से डिडक्शन दिया जाता है अंडर 80C, जो आपको चैप्टर 6 में डिडक्शन दिए जाते हैं उसमें 80C में आपको ये डिडक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने 50,000 का प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है, आपको ग्रोस टोटल इनकम में से ये डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C 50,000 का। ठीक है सर, और उसके बाद आपको दिया इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ रुपीज 12,000। यानी आपको किसी इंडियन बैंक से सेविंग इंटरेस्ट इनकम मिली है, तो इसका जो सोर्स है वो इंडिया में है, तो ये आपकी सेविंग इंटरेस्ट इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी, और जो इंडियन इनकम है वो सबके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर,
तो ये दोनों के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो आप ये सारी इनकम ऐड कर दीजिए, जो भी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल की जा रही है, तो आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी। उसमें से आपको एक डिडक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया, जो एटीसी में आपको मिल जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया, दैट इज 50,000। और एक और डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा, जो आपकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम है, उसके सामने आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80 है। और ये सीनियर सिटीजन नहीं है, बिकॉज इनकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, तो आपको डिडक्शन 80 में मिलेगा। कितना, 10,000 तक के इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। आपका 12,000 का इंटरेस्ट ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट बना था, तो आपको मैक्सिमम 10,000 तक का ही डिडक्शन दिया जाता है। तो आप माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगी टोटल इनकम, दैट इज 5,20,000 इन केस ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो आपकी टोटल इनकम रहेगी 4,52,000। ठीक है सर। और जो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि कौन सी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल है, आर एन ओ आर के केस में क्या होगा, आर बट एन ओ आर के लिए क्या होगा, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स में लिखनी होगी। ठीक है सर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो आपको सितंबर 24 एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या दिया, मिस्टर मदन अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द कर्ता ऑफ एन एचयूएफ इज एम्प्लॉयड इन मेसर्स पीसीएस प्राइवेट लिमिटेड, यानी वो किसी एचयूएफ में करता है और साथ साथ किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रहा है। ठीक है। ही इज ड्रॉइंग मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 65,500 इन इंडिया, और वहां पे उनको सैलरी इनकम मिल रही है मंथली 65,500। ठीक है। उसके बाद दिया, ऑन 1 जून 2024 ही परचेज्ड वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई फॉर रुपीज 18 lakhs in his individual capacity. The market value of the property is rupees 32 lakhs and the value for the purpose of charging stamp duty is rupees 23 lakhs, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दी है 23 lakhs। अब ये एडजस्टमेंट आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने आईएफओएस चैप्टर रिवाइज कर रखा है। आईएफओएस चैप्टर में आपको एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 56 to 10, और उसमें आपको गिफ्ट की बात की गई है, लेकिन गिफ्ट के साथ साथ उसमें आपको एक और पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लोअर प्राइस पे यानी इनएडेक्वेट कंसीडरेशन पे परचेज किया, तो फिर उस केस में आपको जो बेनिफिट मिला, जो आपका डिफरेंस अमाउंट है बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड जो आपने एक्चुअल कंसीडरेशन पे किया, वो डिफरेंस अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। कब, अगर वो डिफरेंस अमाउंट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा। अब वो लिमिट आपको क्या दी गई है, लिमिट आपको दी गई है 10% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन पेड और 50,000 विच एवर इज हायर। ये दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो आपकी लिमिट रहेगी। अगर इस पर्टिकुलर लिमिट से आपका डिफरेंस अमाउंट ज्यादा है, तो वो डिफरेंस अमाउंट आपके लिए बेनिफिट माना जाएगा और आपके हाथ में अंडर सेक्शन 56 to 10 आईएफओएस में टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल कंसीडरेशन कितना पे किया है, सर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है 18 lakhs में, तो उसका 10% ले लीजिए, दैट इज 1,80,000 और 50,000 विच एवर इज हायर, तो आपका हायर अमाउंट रहेगा 1,80,000। ठीक है सर। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस अमाउंट है बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसीडरेशन पेड, वो कितना है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है सर 23 lakhs माइनस 18 lakhs, तो आपका डिफरेंस अमाउंट है 5 lakhs, तो वो आपका 1,80,000 से ज्यादा है, तो ये आपका डिफरेंस अमाउंट अंडर सेक्शन 56 to 10 आपका आईएफओएस में टैक्सेबल किया जाएगा एज अ गिफ्ट, एज अ बेनिफिट। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया, ऑन 31 अगस्त 2024 he was transferred to the branch office of Messrs PCS Private Limited in USA and he left India on 1st September 2024. The overseas branch paid him a salary of $2,500 per month in USA. यानी उनका 31 अगस्त 2024 को इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर दिया गया यूएसए में, जहां पे इस कंपनी की ब्रांच है, और 1 सितंबर 2024 को वो इंडिया के बाहर जा चुके हैं। तो अब 1 सितंबर के बाद उनको जो सैलरी इनकम मिलेगी, उसके लिए उन्होंने सर्विस इंडिया के बाहर दी है, तो ये सैलरी इनकम इनकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो वो उनकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। और 31 अगस्त 2024 तक उन्होंने इंडिया में सर्विस दी थी, तो उसके लिए उनको जो सैलरी मिल रहा था मंथली 65,500, वो इनकम उनकी इंडिया में अक्रू हुई है, तो वो उनकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया, ही मैनेज्ड बिजनेस ऑफ एचयूएफ फ्रॉम यूएसए व्हेन ही वाज नॉट इन इंडिया, यानी जिन दिनों में वो इंडिया में नहीं थे, उन दिनों में वो एचयूएफ जहां पे वो करता है, उस एचयूएफ का बिजनेस वो मैनेज कर रहे हैं फ्रॉम यूएसए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन दिनों में वो इंडिया में थे, उन दिनों में वो एचयूएफ का बिजनेस इंडिया में से ही मैनेज कर रहे होंगे। यस सर। दैट मीन्स कि उस एचयूएफ का जो कंट्रोल या मैनेजमेंट है वो पार्टली तो इंडिया में सिचुएटेड है। ये आपको एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर पूछा जाए तो उसमें आपको काम आएगा। ठीक है सर। अब आगे आपको क्या दिया, he had also gone out of India for 99 days and 201 days in previous year 23-24 and 22-23 respectively, but he had never gone out of India prior to that, यानी पिछले 2 साल में वो इतने दिनों के लिए इंडिया के बाहर गए थे, लेकिन प्रीवियस ईयर 22-23 से पहले वो इंडिया के बाहर नहीं गए थे, वो इंडिया में ही थे। ठीक है सर। He visited India from January 1, 2024 to 15th January 2024 for training on a project and received 15 days salary as per his Indian monthly salary before being transferred. अब ऊपर आपको ये दिया गया था कि 31 अगस्त से उनका इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था, तो उसके बाद वो इंडिया के बाहर जॉब कर रहे थे, लेकिन जनवरी महीने में वापस से वो 15 दिनों के लिए इंडिया में आ रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए। तो ये 15 दिनों के लिए वापस से उनको जो सैलरी मिल रही है इंडिया में, वो सैलरी इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे 2 सैलरी इनकम आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। एक तो आपका
1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त 2024 तक जो आपकी सैलरी इनकम आपने कमाई है वो आपकी इंडियन इनकम है, और वापस से जब आप जनवरी महीने में आ रहे हैं 15 दिनों के लिए, तो वो 15 दिनों की जो सैलरी इनकम है वो भी आपकी इंडियन इनकम है। ठीक है सर। अब उसके बाद आपको दिया है मिस्टर राजीव, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स गिफ्टेड हिम अ स्कल्पचर इन इंडिया ऑन 10 अगस्त 2024, द मार्केट वैल्यू इज 45,100। तो यहाँ पे आपको एक स्कल्पचर यानी कोई मूवेबल एसेट गिफ्ट में मिल रही है। तो पहले तो ये बताइए क्या ये जो स्कल्पचर है ये आपको जो सेक्शन 56/10 में जो 10 मूवेबल एसेट प्रिस्क्राइब कर रखी है क्या उसमें कवर किया जाता है? तो वहां पे कौन सी 10 मूवेबल एसेट प्रिस्क्राइब कर रखी है? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। तो क्या उसमें स्कल्पचर कवर किया जा रहा है? आंसर इज यस सर, उसमें कवर किया जा रहा है। तो जो आपको स्कल्पचर गिफ्ट में मिल रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल किया जा सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि अगर आपको कोई मूवेबल एसेट गिफ्ट में मिल रही है तो उसकी जो एग्रीगेट एफएमवी है अगर वो 50,000 से ज्यादा है तभी आपके लिए उसकी जो वैल्यू है वो टैक्सेबल की जाएगी अंडर सेक्शन 56/10 आईएफओएस में। लेकिन यहाँ पे जो इसकी एफएमवी है मार्केट वैल्यू जो है वो 50,000 से कम है, तो ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। आपको निकालना क्या है? डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर मदन एंड हिज एचयूएफ and compute the gross total income of Mr. Madan for assessment year 25-26, assuming he has opted out from the default tax regime and the value of 1 USD may be taken as ₹70। यहाँ पे आपको डॉलर का रेट दिया हुआ है 70 रुपीज। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिस्टर मदन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? सर हम सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि क्या यहाँ पे जो सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो 3 एक्सेप्शन थे क्या उनमें से कोई एक्सेप्शन यहाँ पे लग रहा है? सर यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन लग जाएगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे जो मिस्टर मदन है उनका 31 अगस्त से इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके बाद वो इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए चले गए, यस, तो यहाँ पे आपका सेकंड एक्सेप्शन लगेगा और उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अगर आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की, दैट इज अगर आपका करंट प्रीवियस ईयर में ये इंडिया में जो स्टे है वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा है तभी आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा? करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में उनका स्टे निकालना होगा। सर वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको ये बोला गया था ना कि वो 1 सितंबर 2024 को इंडिया के बाहर गए थे, तो जिस दिन आप इंडिया के बाहर जा रहे नॉर्मली वो भी दिन आपका इंडिया में काउंट किया जाएगा। यस सर। तो आपके अप्रैल के 30 डेज, 31 डेज मई के, 30 डेज जून के, 31 डेज आपके जुलाई के और 31 डेज आपके अगस्त के और आपका एक दिन सितंबर का भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 सितंबर तक इंडिया में स्टे कितना है? 154 डेज। लेकिन आप वापस से जनवरी महीने में 15 दिनों के लिए इंडिया में आए थे तो वो भी आपका इंडिया में स्टे माना जाएगा, तो वो भी इंक्लूड कर दीजिए। तो आपका करंट प्रीवियस ईयर में जो इंडिया में स्टे है वो 169 डेज के लिए, जो आपका 182 डेज से कम है। तो आपने पहला बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो करंट प्रीवियस ईयर में आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद आपको एचयूएफ का भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था, तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैंने क्या प्रोविजन बताया था कि एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे है? अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो वो एचयूएफ इंडिया के लिए रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया के बाहर है तो फिर उस केस में वो एचयूएफ इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो मिस्टर मदन है जो उस एचयूएफ का करता है वो जिन दिनों में इंडिया में नहीं है उन दिनों में उस एचयूएफ का बिजनेस इंडिया के बाहर से मैनेज किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन दिनों में वो इंडिया में है उन दिनों में उस एचयूएफ का बिजनेस इंडिया में से मैनेज कर रहे हैं। तो इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि उस एचयूएफ का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो पार्टली तो इंडिया में सिचुएटेड है, इसलिए वो एचयूएफ करंट ईयर में इंडिया के लिए रेसिडेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे आगे आपको ये भी चेक करना होगा कि वो एचयूएफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बिकॉज मिस्टर मदन तो नॉन रेसिडेंट बन गए तो उनके लिए आपको कुछ भी चेक नहीं करना, लेकिन एचयूएफ के लिए आपको आगे चेक करना होगा कि वो आरएनओआर है या फिर आर बट एनओआर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सर यहाँ पे जो मिस्टर मदन है जो उस एचयूएफ का करता है क्या वो सेक्शन 66 में दी गई दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको दो एडिशनल कंडीशन क्या दी गई थी? पहला एडिशनल कंडीशन आपको ये दिया था कि पिछले 10 साल में से किसी भी एटलीस्ट 2 साल के लिए वो इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, और दूसरा एडिशनल कंडीशन दिया है कि पिछले 7 सालों में उनका इंडिया में जो स्टे है वो 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ये जो मिस्टर मदन है ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था 22-23 से पहले वो इंडिया में ही थे, बिकॉज वो पिछले 2 साल में ही इंडिया के बाहर गए थे, उसके पहले वो इंडिया में ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके पहले अगर इंडिया में थे तो वो दोनों एडिशनल कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर लेंगे। तो उस केस में वो जो एचयूएफ है वो इंडिया के लिए करंट प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा, और उस केस में उनकी जो ग्लोबल इनकम रहेगी वो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी।
लेकिन हमें यहाँ पे HUF की ग्रोस टोटल इनकम नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पे मिस्टर मदन की ग्रोस टोटल इनकम निकालने को पूछा गया है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो मिस्टर मदन जो है वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो आपकी इंडियन इनकम कौन कौन सी थी सर? एक तो आपकी जो 31 अगस्त तक आपने जो इंडिया में सर्विस दिया था उसके लिए जो आपकी सैलरी इनकम आपको मिली है वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। दूसरा, आपने जो जनवरी महीने में वापस से 15 दिनों के लिए इंडिया में सर्विस दिया था, किसी प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो वो 15 दिनों की जो सैलरी की इनकम है वो भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो वो आपकी सैलरी इनकम कितनी बनेगी? 65,500 आपकी सैलरी इनकम थी इंडिया में, तो 5 महीने की आपको सैलरी मिली होगी, तो वो आपका मिल जाएगा 3,27,500। उसके बाद हम जनवरी महीने की 15 दिनों की सैलरी कैसे निकालेंगे? तो जनवरी महीने में आपके 31 डेज है, तो उसमें से प्रोपोर्शनेटली 15 दिन की सैलरी निकाल दीजिए, तो वो आपका 65,500 इंटू 15 डिवाइड बाई 31, तो वो आपका मिल जाएगा 31,694। उसमें आपका ऐड कर दीजिए 3,27,500, तो वो आपको मिल जाएगी इंडिया में आपकी सैलरी इनकम कितनी है, दैट इज 3,59,194। वो आपकी सैलरी इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। इसके बाद जो आपने 1 सितंबर से इंडिया के बाहर सर्विस दिया उसके लिए जो आपको सैलरी इनकम मिलेगी वो इंडिया के बाहर अकर हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी और वो नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाती। ठीक है सर। और उसके बाद आपकी ग्रोस सैलरी मिल गई, उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, बिकॉज आपने 115 BSc में से ऑप्ट आउट किया है, तो नॉर्मल टैक्सेस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा 50,000, वो माइनस कर दीजिए, तो आपको नेट सैलरी इनकम मिल जाएगी 3,09,194। ठीक है सर। और उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक और इनकम टैक्सेबल की जाएगी, कौन सी? जो आपने इमोबल प्रॉपर्टी कम प्राइस पे परचेज किया था, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे एक्वायर किया था, उसमें आपका जो डिफरेंस अमाउंट है 5 लाख का, वो आपका टैक्सेबल किया जाएगा, बिकॉज वो डिफरेंस अमाउंट जो है वो आपका लिमिट से ज्यादा था, और लिमिट क्या थी? 10% ऑफ कंसीडरेशन पेड और 50,000 विच एवर इज हायर, दैट इज 1,80,000, और 1,80,000 से आपका जो डिफरेंस अमाउंट है 5 लाख वो आपका ज्यादा है, तो वो डिफरेंस अमाउंट आपका टैक्सेबल किया जाएगा अंडर 56(10) अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप वो ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगी ग्रोस टोटल इनकम 8,09,194। ठीक है। और आपको अपने फ्रेंड से जो स्कल्पचर मिला था गिफ्ट में वो आपका टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, बिकॉज उसमें जो एग्रीगेट एफएमवी है वो आपकी 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो वो आपका टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी डायरेक्टली 8,09,194। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है सर। तो आज का इस पार्ट का जो क्वेश्चन बैंक रिवीजन है वो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, और अगले लेक्चर में आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छा लगा है और आपको हेल्प कर रहा है तो ये रिवीजन वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस रिवीजन सीरीज का बेनिफिट ले पाए। इसके अलावा मैंने आपके लिए यहाँ पे इनकम टैक्स कंसेप्ट बूस्टर सीरीज भी स्टार्ट किया है, जहां पे हम आपके सभी चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं। सो मैंने ऑलरेडी पहले 3 चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिए, तो अभी तक अगर आपने वो रिवीजन वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। और इसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे उसका हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक रिवीजन भी कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सारी रिवीजन वीडियोस मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो कंसेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक यूज किया है उसका एक्सेस अगर आपको चाहिए तो वो एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी तक अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने अपने कंसेप्ट नोट्स एंड कंपाइलर का पीडीएफ शेयर किया हुआ है, वहां पे आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली रिवीजन वीडियो में, टिल देन गुड बाय।